2024 के पहला महीना यानी कि जनवरी सीरीज की एक्सपायरी है। ठीक बजट से पहले मार्केट अपने आप को तैयार कर रहा है। बजट के लिए हम भी पूरी तरह से तैयार हैं, तो इसलिए अगली सीरीज बजट दोनों की कवरेज के लिए आपको 18 स्वदेश तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। और हमारी कोशिश है कि एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर हम आपके सामने सारे लेवल्स बहुत आसानी से, बहुत ही आराम से रखें। ना ही आपके अंदर ऐसा कुछ जुनून पैदा कर दें कि एकदम से आप मार्केट के अंदर माल ले लो, ना ही आपको हम बोर करें, ना ही हम आपका मनोबल तोड़ें। इसलिए हमारे मेहमान और हम कोशिश यही करते हैं कि जो चीज़ ठीक है उसको डंके की चोट पे आपके सामने रखते हैं और कहते हैं कि आपको ज़्यादा सौदे नहीं लेने, आपको सौदे कम लेने हैं, लेकिन जो लेना है वो पक्का लेना है और बेहतर लेना है। इसी नारे के साथ आज हम फिर से शुरुआत कर रहे हैं। 4 विंडोज़ पहले आपको स्क्रीन पर आ जाएंगी ताकि आप मोटा मोटी आकलन लगा पाए कि किन 4-5 चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस करने जा रहे हैं। फिर मनीष और मैं अगले 2.5 घंटे आपके साथ रहेंगे, मेहमानों को कनेक्ट करेंगे, सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके सारी चीज़ें आपके सामने रखते हुए चलेंगे। लेकिन पहले 4 विंडो आपकी स्क्रीन पर आएगी, एक बार जरा उसको दिखा दीजिए। उसके अंदर अगर आप पहली विंडो देखेंगे तो यूएस मार्केट्स की है और उसके बाद साथ साथ में आपको अर्निंग्स और एक्सपायरी का असर भी दिखेगा। डाउ 99 अंक फिसला। गिफ्ट निफ्टी के अंदर इस समय हल्की सी 30-40 पॉइंट की गिरावट दिख रही होगी आपको। 21,440 पे गिफ्ट निफ्टी है। कल हमने भी क्लोजिंग तो की अच्छी, बट 21,500 को पार नहीं कर पाए। तो अच्छा बंद होना अलग बात है, लेवल्स के ऊपर बंद होना अलग बात है। ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, मैंने कल भी आपके सामने बात रखी थी। 65% का अब तक का रोल ओवर है, ये एवरेज रोल ओवर है। सेक्टोरल चर्निंग बहुत जोरदार हो रही है। बजट से पहले बाजार क्या खाली करके अपने आप को वापस भरेगा या फिर ये खालीपन बजट के बाद भी कंटिन्यू रहेगा, इस पे आज हम विशेष चर्चा करने जाएंगे। बजाज ऑटो, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील के अच्छे नंबर्स आए हैं। मेरे को इसमें टाटा स्टील के नंबर्स काफ़ी अच्छे दिखे और साथ ही बजाज ऑटो के नंबर्स पे भी आप पॉजिटिव व्यू रख सकते हैं। कल सृष्टि ने भी हमको यही बात बताई थी। दूसरी बात, आईजीएल, एचपीसीएल, एसबीआई लाइफ, जेएसडब्ल्यू स्टील के नतीजे आज है। तो कल का हैवी डे नंबर आज इम्पैक्ट डालेगा और आज के जो नंबर्स आने हैं उसका इम्पैक्ट कुछ तो आज दिन में ही आएगा और कुछ हम सोमवार को इम्पैक्ट देखेंगे, क्योंकि आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। कल 26 जनवरी के कारण बाजार की छुट्टी है, तो लंबे वीकेंड के लिए भी बाजार तैयार हो रहा है। इसलिए आज का सेशन अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपायरी, लंबा वीकेंड, सामने बजट, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, चरम पर वॉलेटिलिटी आपको जरूर दिखेगी। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हलवा सेरेमनी की तस्वीरें हैं, यानी कि जब से बजट लॉक हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब है कि बजट की छपाई शुरू होगी और सभी लोग एक कैबिन में रहेंगे, तो ये आप उस सेरेमनी का पहला पड़ाव होता है। इसके अंदर मुंह मीठा करके परंपरागत तौर पे एक हलवा बनाया जाता है और सभी एम्प्लॉयज़ के बीच में आप खुद एफएम को देख पा रहे हैं, वो बांटती हुई दिख रही हैं और ये परंपरागत तौर पर हो रहा है। हालांकि बजट इस बार फिर से डिजिटल के फॉर्म में होगा, लेकिन फिर भी ये छपाई की जो रस्म अदाई है पहले वाली, ये आपको अभी भी होती हुई दिख रही है। तो निर्मला सीतारमन वही रस्म अदाई पूरी करती हुई दिख रही है और उम्मीद करते हैं कि इस बार का बजट भी भारत की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होगा। हम बहुत ही क्रिटिकल नॉच पे हैं इस समय। हम मार्केट्स के हिसाब से भी वर्ल्ड की 4th बड़ी मार्केट बन चुके हैं। इकोनॉमी के हिसाब से भी देश के पहले 5 कंट्रीज़ में आते हैं वर्ल्ड के। तो इसलिए भारत का जो ये बजट और इकॉनमी है, ये अपने आप में बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करती है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं इसी मीठे मुंह के साथ आप सबका भी, इन्वेस्टर्स का भी पोर्टफोलियो काफ़ी मीठा ही रहे। आगे बढ़ें और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपके सामने रखते चलते हैं। पहले ज़रा कल का बाज़ार एक बार आपके सामने रखते हैं, फिर हम सिलसिलेवार तरीके से आज की मार्केट की जो पोजीशनिंग है वो आपके सामने रखेंगे। कल 215 पॉइंट के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग मिली, अच्छी क्लोजिंग थी, लेकिन कल हमने 21,500 को पार नहीं किया। ये पॉइंट टू बी नोटेड है। 21,500 और 800 का रेजिस्टेंस है। बाजार ने ठीक उससे पहले आके अपने आप को बंद कर दिया।
लेके आइए जरा बैंक निफ्टी का भी सेम चार्ट। बैंक निफ्टी के अंदर पहले राउंड की तेज़ी तो बहुत शार्प थी, लेकिन जो दूसरी वाली रिकवरी का पैटर्न बना वो उतना स्ट्रांग नहीं था। आप देख पा रहे फर्स्ट माउंटेन काफ़ी स्ट्रांग था, बट सेकंड माउंटेन उतना स्ट्रांग नहीं था। दूसरा पॉइंट, आप 45,000 के इंडाइसिस में सिर्फ 67 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुए एथिकली देखा जाए तो आपने कल क्या है कि सिर्फ अपने आप को लॉस में नहीं रखा, सिर्फ डैमेज कंट्रोल किया है। तो ये 2 पॉइंट से जो मेरे को आपको नोटिस कराने थे कि कल हम बंद तो ठीक हुए हैं, लेकिन हमने रेजिस्टेंसेस पार नहीं किए हैं। इसलिए ये जो आपको टफ फाइट चल रही है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, ये आज भी जारी रहने जा रही है। तो आज भी आपके पास ये 2 पॉइंट्स होंगे जिस पे आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। मैं अपने आप से आपके सामने 2-4 चीज़ें और क्लियर कर देता हूँ। जरा एक बार आप 4-5 शेयरों का वेटेज वाले को दिखा सकते हैं आप, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, HDFC को, L&T को, TCS को, इन्फोसिस को, उनके इंट्राडे चार्ट जरा स्पीड से दिखाइए आप सारे के सारे, ताकि इसके अंदर आपको थोड़ा आइडिया लग पाए कि ऐसा नहीं था कि कल वेटेज वाले शेयर पीछे हटे हुए थे। कल एक्चुअली में थोड़ी चर्निंग हो रही थी और चर्निंग पॉजिटिव स्टेप पे थी। मैं इस पूरे चार्ट्स को दिखाने के पीछे और लेवल्स बताने के पीछे एक चीज़ मैं आपको वन लाइन में क्लियर कर देता हूँ, फिर पूजा त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, फिर हम डेरिवेटिव का डाटा भी उनसे थोड़ा क्वेश्चनिंग हमसे करेंगे तो हम आपके सामने रखेंगे। इस पूरी चर्चा के बीच में सिर्फ यही बात बताने की थी कि कल मार्केट ने पहली बार अपने आप को सिर्फ रोका है, चलाया नहीं है। आप वर्ड को ध्यान दीजिएगा गौर, मार्केट ने अपनी गिरावट को सिर्फ रोका है, चलाया नहीं है। तो रिकवरी अभी भी पेंडिंग है अगर आनी है तो, और अगर नहीं आनी है तो ये जो पड़ाव है ना रोकने वाला, ये भी टूट सकता है। ये कुछ पॉइंट्स हम आपके सामने क्लियर करना चाहते थे। मनीष तो खैर होंगे ही हमारे साथ, अब पूजा त्रिपाठी भी हमारे साथ शो में जुड़ चुकी हैं। पूजा, अर्निंग्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रही हैं। मैं अर्निंग्स के बारे में तो आपसे बाद में भी पता करता हूँ, लेकिन एक बार ज़रा F&O का मैं व्यू पॉइंट आपके सामने रखता हूँ। एक काम करते हैं, F&O का ना धीरे धीरे करके सारे डाटा आप लेके आते चलिए, मैं एक एक करके पॉइंट्स क्लियर करता हूँ, फिर मेहमान भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। एक बार जरा मेरे को मेहमान अगर जो जुड़ गए हैं उनकी तस्वीर एक बार दिखा दीजिए, कौन कौन हमारे साथ जुड़ गए हैं, फिर मौका देख के उनसे हम बीच बीच में बात भी करेंगे। जय पटेल और किरण जानी। किरण, जय, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला फिर से। आज डे ऑफ एक्सपायरी भी है और साथ ही साथ हम बजट से पहले हैं। आप दोनों का आज हमको बहुत अच्छे से साथ चाहिए सर, आज का डे भी बहुत क्रिटिकल है। ठीक है सर, मैं एक एक करके सर पॉइंट आपके सामने रखता हूँ। किरण आप भी देखिएगा, जय आप भी देखिएगा, फिर ज़रा डिस्कशन करके आप दोनों की हेल्प से हम थोड़ा बात रखने की कोशिश करेंगे। पहले आते हैं रोल ओवर के नंबर पर। आपके मन में ये चल रहा होगा कि रोल ओवर क्या है, कैसे है। देखिए रोल ओवर है 65% का इस समय, बैंक निफ्टी का 61% का, 58% का। ये एवरेज रोल ओवर से बैंक निफ्टी स्लाइटली कम है। देखिए जब भी कोई चीज़ ज़्यादा टूटेगी या कम ज़्यादा बढ़ेगी ना तो उसका रोल ओवर कम हो जाएगा, यानी कि अगली सीरीज़ में आप जाओगे नहीं, सौदों की कटान यहीं करोगे। भाई आपको मैंने बहुत गुस्सा किया, आपके ऊपर बहुत नाराज़गी की है, तो आप मेरे साथ उतनी आसानी से अगली ट्रिप पे नहीं जाओगे। और अगर आप बहुत खुश हो, आपने बहुत ट्रिप मेरे साथ कर ली हैं, तो फिर आप और अगली ट्रिप पे नहीं जाओगे। आप रोल ओवर को ऐसे समझो आप, ठीक है। इसलिए फेयर होगा तो ही रोल ओवर अच्छा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये तो है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है रोल ओवर की कॉस्ट क्या आ रही है। ये सामने हमने कॉस्ट लिखी है, कॉस्ट यानी वाला खर्चा। इस बार के सीरीज को छोड़ेंगे, अगली बार में जाएंगे 145 रुपये लगेंगे, बैंक निफ्टी के 380 रुपये लगेंगे हमारे। ये जितनी बढ़ेगी ना इसका मतलब उतना अच्छा है, क्योंकि ये बुलिश साइन बताता है आपको कॉस्ट का। तो ये एवरेज से अच्छा है। आप दोनों केसेस में औसत से देख रहे हो कि ऊपर नंबर दिख रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बाजार जो अपने आप को रोक रहा है ना, ये लोगों के मनोबल को इस कॉस्ट में दिखा रहा है। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट लेके आइए एफआईज की एवरेज कैसे रही है। देखिए एफआईज का औसतन इस बार 50% रहा है, 55% रहा है। पिछले महीने करीब 50% का एवरेज था। तो इस बार का एफआईज का क्योंकि मेजॉरिटी हिस्सा 60% से ऊपर का था, इसलिए एवरेज 55% बनी है। तो ये बुरी भी नहीं है, खराब भी नहीं है। आते हैं प्रीमियम्स पे। प्रीमियम कितने हैं? 180 पॉइंट का प्रीमियम है अगली सीरीज के अंदर, फरवरी के अंदर। यानी कि इस बार का अगर हम कॉन्ट्रैक्ट छोड़ रहे हैं, अगले बार का कॉन्ट्रैक्ट स्पॉट से कंपेयर करेंगे तो 180 पॉइंट ऊपर है। ये औसत से ज़्यादा, बैंक निफ्टी भी औसत से ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि अगली सीरीज में भी हम बुलिश नोट और एक व्यू पॉइंट के साथ जा रहे हैं, जो कि बुलिश व्यू पॉइंट बनता है। उतना एग्रेसिव है क्या? उसका जवाब है ना। अगर एग्रेशन होता ना तो आपको सभी डाटा में दिखता, ये एफआईज में भी दिखता। लेकिन अभी तक मैंने जितने भी लेवल्स आपके सामने रखे हैं ना, उस हिसाब से बहुत निराशा भी नहीं है तो बहुत बढ़त भी नहीं है।
ये कुछ एक रोल ओवर वाले शेयर्स हमने आपके सामने रखे हैं कि जहाँ पे ज़्यादा रोल ओवर है। ये ज़्यादा और कम रोल ओवर मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि यही एक्शनेबल स्टॉक्स बनने जाएंगे। जिनमें रोल ओवर कम गया है, अगर कोई भी अच्छी खबर आएगी तो एक कवरिंग करवाएगा। जिसमें रोल ओवर अच्छा गया है, कोई भी अच्छा पैटर्न बनेगा तो और तेज कराएगा। तो इसलिए ज़्यादा और कम वालों को चेक किया करो। बीच के जो शेयर्स होते हैं ना, उन जिनमें रोल ओवर कम जा रहा है, वो ज़्यादा काम के नहीं होते, वो बाद में पकते हैं। ये पके पकाए शेयर्स आपके पास जा रहे हैं। टेलीकॉम, मेटल, पावर, फाइनेंस, इन सब में पॉजिटिव रोल ओवर जा रहा है। तो इस सेगमेंट के कुछ और शेयर्स भी आप देखेंगे। हो सकता है कोई इंडस टावर बोल दे, कोई भारतीय टेल बोल दे। एफएमसीजी, रियल एस्टेट और इंफ्रा, इसका रोल ओवर उतना स्ट्रांग नहीं है। ये सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। एक पॉइंट मैं और थोड़ा इसमें क्लियर कर देता हूँ। एक बार जरा आप पीसीआर वगैरह लेके आएंगे, पुट कॉल रेशो। पिछली बार जब हम सीरीज में एंटर किए थे तो 1% से ऊपर का पीसीआर था निफ्टी का। इस बार का पीसीआर 1% से नीचे का। बैंक निफ्टी का पीसीआर 1.5% था। इस बार का पीसीआर 0.5% के आसपास का है। यानी कि इस बार हम सीरीज को थोड़ा लाइट करके जा रहे हैं। उतनी एक्सपेंसिव सीरीज नहीं है जो हम पिछली बार लेके आए थे। इस बार की सीरीज उतनी एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप पुट कॉल रेशियो का डाटा दिखाएं तो वो उसमें क्लियर हो जाता। एक और चीज़ मेरे को दिखानी थी, इंडिया विक्स वो रेंज में है। एफआईज की होल्डिंग स्टार्टिंग में कितनी थी और अभी कितनी है ये भी मैं बता देता हूँ। स्टार्टिंग में थी 68%। आपने 20% एफआईज ने माल छोड़ दिया इस सीरीज के अंदर, ठीक है, और उन्होंने बैंक में ज़्यादा छोड़ा। तो इसलिए हुआ क्या कि रिटेल के पास आ गया माल, वो आ गया 55%, वो पहले थे 48% के अराउंड। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डाटा जो कि चर्निंग हुई है। एफआईज आके रुक गए हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं कर रहे हैं। अब ये देखते हैं, ये शायद बजट तक रुके रहेंगे। इसलिए आप पिछले 3 दिन से एफआईज की जो लॉन्ग होल्डिंग है 45 से 48% के बीच बीच में देख पा रहे हैं, और आज भी 48% है। मैं लास्ट में एक बात और कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे गेस्ट के साथ। वो है निफ्टी का एवरेज कैसे रहता है। अगर मैं 2023 देखूँ तो -2%, 2022 देखूँ तो -5%, और 2021 देखूँ तो 9% मंथ का गेन आया। और एवरेज अगर मैं सबकी निकाल दूँ पिछले 5 साल की, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा बड़ा चेंजेस नहीं आते हैं अगस्त फेब सीरीज़ के अंदर। पिछले 2-4 सालों में काफ़ी वॉलेटाइल है, लेकिन 5 सालों में एवरेज कुछ नहीं बनता। ठीक है, ये हमने निकाल के रखा आपके सामने, आप इसको ज़रा नोटिस कर लीजिएगा। सेम बैंक निफ्टी का भी निकाल के रखा है, और उसमें भी आप एवरेज निकालेंगे ना 1 से 1.5% की है। एक बात मैं सारी समरी करते हुए कंप्लीट कर दूं कि बैंक निफ्टी ही आपको बताएगा कि आप रिकवरी कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि वो पेटा भी ज़्यादा है 5%, और रिकवरी के ग्रीन शू भी उसी से ही आएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट डाटा था एफ&ओ का। आज हमने थोड़ा समय ज़्यादा लेके आपके सामने रखना बेहतर समझा। आज आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमने ना एक नहीं बल्कि 4-4, 5-5 मेहमानों से आपके लिए फरवरी से इसके ट्रेड भी निकलवा रखे हैं। और किरण जानी के साथ साथ, जय पटेल के साथ साथ अब आयुष मेहता भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जय पटेल, जो हमने एफ&ओ का डाटा भी आपके सामने रखा, आपने भी सुना होगा, देखा होगा, खुद से भी देखा होगा। आप जरा बताइए सर, क्या करना चाहिए आज, आपका इंडाइसिस पे टेक क्या है? तो गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, पूजा जी एंड ऑन एवरीवन ऑन द पैनल। सो डेफिनेटली डिम्पी जी, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया, और पर्टिकुलरली जो आपने ट्रिप वाली बात की, रोल ओवर डेटा को समझाया, वो बहुत अच्छा लगा, और नॉर्मल इन्वेस्टर्स को काफी समझ आ गया होगा अभी। सो डेफिनेटली जो मुझे लग रहा है आज के लिए, मैं नहीं बोलना चाहूंगा, बट ओवरऑल हम देखें तो फेब्रुवरी में मुझे काफी बुलिशनेस लग रही है ऑन निफ्टी। इवन बैंक निफ्टी की बात करें तो आरएसए के तौर पर वो काफी बिटन डाउन था, अराउंड मॉडरेट लेवल पर अभी चल रहा है ऑन बैंक निफ्टी साइड। वीकली चार्ट भी देखे या इवन डेली चार्ट भी देखे तो दूसरे जो इंडाइसिस है उसके कंपैरिजन में बैंक निफ्टी काफी पीटा हुआ है। और मुझे लग रहा है उन्हें कॉन्ट्रेरियन व्यू हम लेके चले बैंक निफ्टी पर तो काफी अच्छा बुलिशनेस आने वाले दिनों में दिख सकता है। एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी काफी गिर चुका था, और आने वाले जो स्टॉक्स है जैसे इंडसलैंड बैंक, एक्सिस बैंक, वहां से हम थोड़ा एफपीआई का जो नॉर्म का न्यूज का खत्म होने आया, तो वहां से हम बाइंग वापस से आते हुए देख सकते हैं। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है फेब्रुवरी के लिए रोल ओवर डेटा भी निफ्टी में काफी अच्छा इंडिकेशन दे रहे हैं। सो मुझे लग रहा है बुलिशनेस के साथ, और पर्टिकुलरली टेलीकॉम सेक्टर में आज मेरा वहां से भी पीक है, तो वहां से मुझे टेलीकॉम सेक्टर और वो जो एंसिलरीज है, इवन टाटा स्टील का रिजल्ट देखे तो काफी बेहतर आया। सो मेटल सेक्टर भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है फेब्रुवरी मंथ में। बजट एक्सपेक्टेशन के साथ साथ डिफेंस में काफी अभी जो ऑर्डर बुक आएगी रक्षा मंत्रालय से, वो काफी देखने लायक होगी। ये बजट में डिफेंस सेक्टर को काफी महत्व दिया जा रहा है, और जो एंसिलरी सेक्टर है वहां से काफी अच्छा मोमेंटम आ सकता है। तो मुझे लग रहा है काफी अच्छा बजट रहेगा, और जो सेक्टर्स
रिलेटेड है, वहां से मुझे लग रहा है हर घर में जो पीएम मोदी का रूफटॉप सोलर का और घर बनाने का प्लान है, सो डेफिनेटली ये सब जो सेक्टर्स है काफी अच्छा प्ले करेंगे और आने वाले दिनों में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का अच्छा टाइम मुझे आते हुए दिख रहा है। ठीक है, मोटा मोटी आपने आकलन समझ लिया होगा, आपने व्यू पॉइंट जय पटेल का भी समझ लिया होगा। हमने सिर्फ डाटा के बेसिस पर आपके सामने बात रखी है। जय ने अपनी कैलकुलेशंस भी डाल दी है कि उनको लग रहा है कि फेब खराब नहीं जाएगा। अगर आप रोल ओवर करना चाहते हैं लॉन्ग साइड का तो कर सकते हैं, ये अनुमति हमको जय से सुनने के बाद मिल रही है, इसलिए मैं बात क्लियर कर रहा हूँ। अब हम जरा ट्रेडिंग कॉल्स की तरफ बढ़ रहे हैं और पूजा त्रिपाठी भी हमारे साथ हैं। पूजा, ट्रेडिंग कॉल शुरू करें। जी, तो शुरुआत तो सबसे पहले हमारे साथ सभी पैनल पर एक्सपर्ट जुड़े हैं, किरण जुड़ानी, जय पटेल, आयुष मेहता, सभी मौजूद हैं हमारे साथ। जय, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। आज के ट्रेडिंग कॉल्स बताइए अपनी तरफ से। जैसे मैंने बताया, मैं काफी बुलिश हूँ बाजार को लेके, बट थोड़ा ऑन अ लॉन्गर साइड एक महीने के फरवरी के लिए। इंडस आज के लिए 3 पीक हो गए। पहला जो होगा टेलीकॉम सेक्टर से इंडस टावर पर मेरा व्यू काफी बुलिश है। कल के दिन में जो ब्रेकआउट दिखा है और स्टॉक अगेन सस्टेन कर रहा था दिन के हाई के स्तर पर, 230 के अराउंड अभी प्राइस चल रहा है। कोई भी डीप मिले वहां से भी डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। ये गिरावट को बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरफ से देखना चाहिए और मुझे लग रहा है यहाँ से 243 तक के लेवल्स आ सकते हैं ये सीरीज में, और काफी उसके ऊपर भी जा सकता है। तो इंडस टावर काफी टाइम से एक्यूमुलेशन जोन में था और उसके ऊपर ब्रेकआउट किया, तो 243 वुड बी समथिंग आई वुड लुक फॉर एज अ टारगेट इनिशियली, एंड स्टॉप लॉस के तौर पर 224 के स्टॉप लॉस के साथ इंडस टावर में एक पोजीशन ले सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक होगा वो चोला होल्डिंग होगा। चोला होल्डिंग की बात करें तो चोला मंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग, सो यहाँ पर एक काफी स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन चल रहा था ये स्टॉक में, अराउंड 100 डे मूविंग एवरेज ऑन अ डेली चार्ट। उसके ऊपर ये स्टॉक ने कल ब्रेकआउट दिया, सुपर ट्रेंड लाइन के ऊपर गया, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थे काफी 2-3 महीने के, उसके ऊपर क्रॉस करके ये स्टॉक चल रहा है। सो मुझे लग रहा है यहाँ से बाय करने की अपॉर्चुनिटी है। ये स्टॉक में आरएसआई भी काफी पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है। 1085 का लेवल है, यहाँ से हम बाय करके जा सकते हैं 1150 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस के तौर पर 1059 का स्टॉप लॉस लेके चोला होल्डिंग पर ट्रेड ले सकते हैं। और जो तीसरा स्टॉक होगा वो जाइडस लाइफ साइंस पर होगा। जाइडस लाइफ साइंस की बात करें तो कल ये सेक्टर, फार्मा सेक्टर पर्टिकुलरली एक डिफेंसिव स्पेस लग रहा है ऐसे मार्केट में। तो जाइडस लाइफ कंटिन्यूसली ऐसे मार्केट में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, कुछ काफी सस्टेन रहा ये स्टॉक, और 21 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके ये स्टॉक कंटिन्यूसली अपसाइड मोमेंटम पर दिखा रहा है। 752 का अभी लेवल चल रहा है, 792 के टारगेट के लिए इस स्टॉक को ट्रेड ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस के तौर पर 730 का स्टॉप लॉस। राइट, तो जाइडस लाइफ और इंडस टावर यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह जय की तरफ से। आयुष जी, आप भी बताइए आज के ट्रेडिंग कॉल्स। वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी एंड डिप्पी जी। मुझे भी लगता है यहाँ से एक स्टॉक स्पेसिफिक माइंग रहनी चाहिए, तो मेरे यहाँ से 2 बाय कॉल होंगे। फर्स्ट बाय कॉल होगा मेरा सन फार्मा में। अगर हम सन फार्मा की बात करें इंट्राडे चार्ट्स में 60 मिनट्स में, तो एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन है। इसका ब्रेकआउट कल के सेशन में ही क्लोजिंग बेसिस पे आ चुका है। अगर हम वीकली चार्ट की बात करें तो स्टॉक काफी टाइम से अपवर्ड राइजिंग चैनल में चला था, और अपवर्ड राइजिंग चैनल के ऊपर का स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है। स्टॉक एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे है, इसमें एक पॉजिटिव आरएसआई क्रॉसओवर है। तो मुझे लगता है सन फार्मा को यहाँ से हमें बाय करना चाहिए और टारगेट 1440। यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो 1350 का। सेकंड स्टॉक है मेरा मदरसन। अगर हम मदरसन की बात करें तो इसकी मंथली चार्ट पे कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन है जिसका ब्रेकआउट आ चुका है। इसने अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ने अपने आपको वेल प्लेस रखा हुआ है। एक इंट्राडे में क्लस्टर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है, रिवर्सल दिखा है 20 डे मूविंग एवरेज से, जहाँ पे स्टॉक कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा था। तो मदरसन को यहाँ से बाय करना है फॉर टारगेट 122। यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस रखना है वो 104 का होगा। ओके, सन फार्मा, मदरसन, संवर्धना मदरसन यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह, फार्मा स्टॉक्स दोनों ही एक्सपर्ट्स के रडार पर। अब किरण जी, आप भी बताइए ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए आपकी तरफ से। जो हमारी तरफ से 2 पिक रहेगा। पहले तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोनों पिक में से एक जो पिक रहेगा वो फार्मा की तरफ से है। जैसे हमारे 2 पैनलिस्ट ने भी फार्मा सजेस्ट किया है, कहीं ना कहीं फार्मा के अंदर हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा एक स्टॉक पिकिंग भी चल रहा है और ओवरऑल सेक्टर भी अच्छा चल रहा है। तो लुपिन हमारा प्रिफर्ड पिक रहेगा। लुपिन का अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट है, मल्टीपल डोजी कैंडल के ऊपर कल हमने देखा था कि मार्केट क्लोज हुआ है, तो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट भी उसको गिना जा सकता है। इंट्राडे चार्ट के ऊपर आप देखोगे एक फ्लैग पैटर्न है, तो कहीं ना कहीं लुपिन वुड बी द बेटर कैंडिडेट। तो यहाँ पे 1445 के आसपास की क्लोजिंग में हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1470 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 1432 ऐसा स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। नेक्स्ट जो कॉल रहेगा वो विप्रो का रहेगा। आईटी सेक्टर में भी हमने कल देखा था कि उसके जो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल है उसके आसपास से रीटेस्ट करके
काउंटर में एक अच्छा खासा अपवर्ड स्विंग हमने देखा था। विप्रो की पर्टिकुलरली बात करें तो 20 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट है कि कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है। कल की जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न है वो रिवर्सल बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। साथ ही साथ आप मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो वहां पे हिडन बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के फेवर में भी विप्रो लग रहा है कि हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। सो इंट्राडे एज वेल एज शॉर्ट टर्म के हिसाब से विप्रो हमें लॉन्ग करना चाहिए। 478 के आसपास की क्लोजिंग है। इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव है, 1-2 दिन के प्रोस्पेक्टिव से 490 का टारगेट है। अगर आप शॉर्ट टर्म लेना चाहते हो तो 500 प्लस के भी टारगेट आप विप्रो के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हो। और एज अ स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 472 का मेंटेन करना है। तो लुपिन एंड विप्रो आज के लिए हमारी तरफ से प्रीफर्ड पिक रहेंगे। ओके, ठीक है। तो मोटा मोटी अब अगर आप इंडाइसिस से थोड़ा उभे हुए हैं और आपको लग रहा है कि इंडाइसिस आपको जॉब से जोल्ट कर सकता है, हिला सकता है, तो आप फिर स्टॉक्स में काम करो। स्टॉक्स में अर्निंग्स भी आ रही है, थोड़ा कन्फर्मेशन भी ज़्यादा है और थोड़ी मतलब कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा है, कन्विक्शन भी आएगा। तो इसलिए अलग अलग स्टॉक्स आप नोट कर लो। जैसे किरण ने आपको जो बताए कॉल्स, उसमें एक IT कंपनी है विप्रो। इस बार अगर आप निफ्टी का ना रिटर्न माइनस में बहुत ज़्यादा देखते हैं आप, अगर IT के रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते तो। HDFC ने तो काम कर ही दिया बैंक निफ्टी का, क्योंकि वो निफ्टी का भी पार्ट है, लेकिन IT ने उसको काउंटर करके रोका है। ठीक है, विप्रो आप ध्यान रखिएगा अगली सीरीज़ के लिए भी, यानी कि प्लस करने के लिए। और दूसरा सर की कॉल है ल्यूपिन, ये भी आप देख लीजिए स्टॉप लॉस और टारगेट। जय पटेल के ट्रेड भी मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा था इंडस टावर ध्यान रखिएगा, टेलीकॉम में बहुत अच्छा रोल ओवर जा रहा है और मेरा वन ऑफ द फेवरेट काउंटर हो सकता है ये अगली सीरीज़ का। इनके अलावा उन्होंने जायडस लाइफ साइंसेज के बारे में भी बातचीत की है, जिसमें टारगेट रखा है 792 का। और एक चोलामंडलम फाइनेंस भी उनकी लिस्ट में है और वहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि बार बुलिश आप व्यू रखें। इसके अलावा आयुष से भी हमारी बातचीत हुई। आयुष ने भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी दी है, वो है सन फार्मा। देखिए, फार्मा देने यहाँ पे बुरी बात नहीं है। फार्मा का नेचर भले ही आपको दिखेगा डिफेंसिव है, लेकिन ये डिफेंसिव नहीं है। इस पूरी सीरीज़ में इसने सबसे अच्छा रोल प्ले किया और फार्मा काउंटर्स थे। जिनकी अर्निंग्स अभी तक ठीक आ रही है वो फार्मा काउंटर्स है। जिनका रोल ओवर अच्छा हो रहा है वो फार्मा काउंटर्स है। और फार्मा काउंटर के अंदर आपको कन्विक्शन का लेवल भी हाई मिल रहा है, बड़े बड़े कट नहीं आ रहे हैं इसके अंदर। इसलिए सन फार्मा बाकायदा हाई पे चल रहा है अपने 52 वीक हाई के आसपास। तो सन फार्मा और मदरसन सुमी 2 शेयर आयुष की तरफ से दिए गए हैं, ये भी आपने नोटिस कर लिए होंगे। अब जरा आगे बढ़ें और हमारे साथ अब आशीषा जुड़ रही हैं। उनसे हम एक काम करते हैं, पहले तो अर्निंग्स के बारे में थोड़ा आइडिया ले लेते हैं कि अर्निंग्स कैसे रहे और किन बड़ी कंपनीज के नंबर्स आए और वो कैसे आए। आशीषा, गुड मॉर्निंग। जरा बताएंगे आप नंबर्स के बारे में? जी हाँ, सबसे पहले निफ्टी कंपनीज की बात करते हैं तो 3 निफ्टी कंपनीज के नतीजे कल मार्केट आवर्स के बाद आए। सबसे पहले बजाज ऑटो, नतीजे अनुमान के मुताबिक आए हैं। मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिला इस क्वार्टर में और डोमेस्टिक बिजनेस में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। मार्जिन की बात करें तो 20.1% पे आया है वर्सेस 19.1% जो कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में रिपोर्ट किए थे। इसके अलावा टाटा स्टील के भी नतीजे काफ़ी अच्छे थे। इंडिया परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। यूरोपियन बिजनेस में कंपनी लॉसेस रिपोर्ट कर रही है पिछले कुछ क्वार्टर से और वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। लेकिन ऑल इन ऑल अनुमान से कंपेयर करें तो मार्जिन्स काफ़ी अच्छे थे इस क्वार्टर में टाटा स्टील के। इसके अलावा टेक महिंद्रा के भी नतीजे आए और वो भी काफ़ी अच्छे थे। रेवेन्यूज़ में 1.8% का ग्रोथ देखने को मिला सिक्वेंशियल बेसिस पर। मार्जिन्स 5.4% पे आए वर्सेस 3.6% जो कंपनी ने सेम प्रीवियस क्वार्टर में रिपोर्ट किए थे। तो टेक महिंद्रा के भी नतीजे काफ़ी अच्छे आते हुए नजर आए। इसके अलावा IT सेक्टर से बात करें तो बिरला सॉफ्ट इस काउंटर के भी नतीजे काफ़ी अच्छे थे। रेवेन्यूज़ में 2.5% का ग्रोथ देखने को मिला सिक्वेंशियल बेसिस में और मार्जिन्स भी एक्सपैंड होते हुए नजर आए। टायर सेक्टर से बात करें तो सीएट, इसके नतीजे कल आए। रेवेन्यूज़ में 8.5% का उछाल देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और मार्जिन्स में सॉलिड 550 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन दिखा। तो काफ़ी अच्छे नतीजे थे सीएट से भी। इसके अलावा कमज़ोर नतीजों की बात करें तो आरती ड्रग्स, याद रखें इसके रेवेन्यूज़ में 14% की गिरावट देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी करीब 14% का फॉल देखने को मिला। लास्ट में डीसीबी बैंक की बात करते हैं तो इसके भी नतीजे काफ़ी कमज़ोर थे। इंटरेस्ट इनकम में 28% का ग्रोथ देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लेकिन एसेट क्वालिटी डिटीरियोरेट होती हुई नजर आई। जीएनपीए की बात करें तो 3.43% पे आया वर्सेस 3.36% जो कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में रिपोर्ट किया था। ऑल इन ऑल नतीजे अनुमान से काफ़ी कमज़ोर दिखे। ठीक है, तो ये कुछ नतीजे आए हैं निफ्टी, वायदा बाजार और कैश सेगमेंट के नतीजे आशीषा भी आपको बता रही थी। आशीषा, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी बताइए।
जी हाँ, सबसे पहले जी पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहा है। जी ने सोनी को अब रिप्लाई किया है कि कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्लिगेशंस कंपनी ने फुलफिल किए हैं और उनके साइड से कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जी पर अपनी नज़र रखें इस क्लैरिफिकेशन के चलते। इसके अलावा मस्गांव डॉकिस को एक बड़ा ऑर्डर मिला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, करीब 1070 करोड़ का ये ऑर्डर है। इसमें भी आज एक्शन देखने को मिल सकता है। शैले होटल्स की बात करें तो कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फंड रेजिंग अप्रूव किया है। 2000 करोड़ का ये फंड रेजिंग होगा। इक्विटी या कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा ये फंड रेजिंग किया जाएगा। पूनावाला फिनकॉर्प की बात करें तो प्रमोटर्स ने कल बल्क ब्लॉक डील में शेयर्स खरीदे, करीब 40.3 लाख शेयर्स खरीदे प्रमोटर्स ने पूनावाला फिनकॉर्प में, तो इस पर भी अपनी नज़र रखें। इसके अलावा पिरामल एंटरप्राइजेस की बात करते हैं तो कंपनी की एक आर्म ने 10.4% स्टेक खरीदा है अन्नपूर्णा फाइनेंस में। करीब 300 करोड़ का ये एक्विजिशन है, तो बड़ा एक्विजिशन आता हुआ नजर आया। इस स्टॉक पर भी अपनी नज़र रखें। ठीक है, तो ये खबरें और नतीजों वाले शेयर्स अभी आशीष आपको बता रही थी, लेकिन इन नतीजों पर काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस की भी कवरेज निकल कर आए हैं, क्योंकि कल निफ्टी कंपनियां फोकस में थी। टाटा स्टील, बजाज ऑटोटेक, महिंद्रा जैसी कंपनियों के नंबर्स आए हैं। तो नतीजों पर और तमाम खबरों पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, ये भी एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। गौरव बताइए, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, तो अगर हम ब्रोकरेजेस की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं टीवीएस मोटर्स की, जहाँ पे हमें रिजल्ट्स तो आ चुके हैं और मार्जिन्स में अगर देखें तो कहीं पे थोड़ा सा मिस था, बट आगे जाके वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो कहीं पे अच्छा रहने की आशंका है। और इसी के लिए बोफा जो है उन्होंने अपना न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 2160 रुपीज़ का दे रखा है। उसके अलावा गोल्डमैन सैक्स का भी मानना यही है कि न्यूट्रल रेटिंग स्टॉक के लिए उन्होंने बरकरार तो रखा है, बट टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के उन्होंने 2180 रुपीज़ का किया है, क्योंकि उनका मानना यह है कि मैनेजमेंट ने कहीं पर कॉन्फिडेंस दिखाया है अपने टू व्हीलर इंडस्ट्री के ग्रोथ को लेके हुए। अगली अगर हम बात करें तो ब्लू डार्ट कंपनी, जहां पे गोल्डमैन सैक्स ने अपना बाय रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 7460 रुपीज़ का दे रखा है। उनका मानना यह है कि कहीं पे मार्जिन जो है वो रिकवर होते हुए देखने को मिल सकता है हमें FY25 में, बट फिलहाल के लिए उन्होंने कहीं पे EPS जो है वो कट किया है 15 to 16% से अगले 2 सालों के लिए, क्योंकि कहीं पे ग्रेजुअल रिकवरी देखने को मिल सकती है मार्जिन में, और इसी के चलते हुए हमें टारगेट प्राइस 7460 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। अगली अगर हम लॉरस लैब्स की बात करें तो उसका भी रिजल्ट हमारे पास आ चुका है, और सिटी जो है, सिटी का मानना यह है कि जो रिजल्ट था वो कहीं पे फिर से एक वीक रिजल्ट्स देखने को मिला था इस क्वार्टर में भी, और वैल्यूएशन जो है और एग्जीक्यूशन रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रही है कंपनी में, और इसी के चलते उन्होंने सेल रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 315 रुपीज़ का दे रखा है। अगला अगर हम IOCL की बात करें तो वहाँ पे जेफरीज ने भी अपना होल्ड रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 135 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना यह है कि मार्केटिंग प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कहीं पे ज़्यादा है, बट इसी के चलते हुए रिटेल प्राइस में हमें कट्स देखने को मिल सकते हैं, तो ये एक रिस्क बनी रहेगी IOCL के लिए। टाटा स्टील की अगर बात करें तो टाटा स्टील के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए थे। रिपोर्ट जो है वो वीक कहीं पे हमें डिमांड देखने को मिली थी यूरोप में। डोमेस्टिक एबिटा जो है वो काफ़ी अच्छा आया है, और रियलाइजेशन और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन जो है वो भी काफ़ी अच्छा था, और इसी के चलते हुए मॉर्गन स्टैनली ने अपना इक्वल मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस जो है टाटा स्टील के लिए वो 120 रुपीज़ का दे रखा है। और DLF जो है, DLF में जेफरीज ने अपना टारगेट प्राइस 875 रुपीज़ का दे रखा है, क्योंकि उनका मानना यह है कि पिछले 15 क्वार्टर्स में, 15 सालों में DLF का काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हमें इस क्वार्टर में देखने को मिला था। पाइपलाइन जो है FY25 और FY26 का वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है कंपनी के लिए, क्योंकि उन्होंने गुड़गांव में अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की काफ़ी स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन दे रखी है। और आखिर में अगर हम इंडस टावर्स की बात करें तो वहाँ पे ICICI सिक्योरिटीज़ ने अपना सेल रेटिंग तो मेंटेन किया है, बट टारगेट प्राइस बढ़ा के 200 रुपीज़ का दे रखा है। उनका मानना यह है कि जो रिड्यूस है वो बिकॉज फिलहाल में जो हमने स्टॉक्स में प्राइस में जो इतनी बढ़ावत देखी है, और इसी की वजह से ये जो रिड्यूस रेटिंग जो है वो आ रहा है कहीं पे, और एस्टिमेट जो है EPS के वो भी कहीं पे उन्होंने 4% से कट किए हैं अगले 2 सालों के लिए, और इसीलिए सेल रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस 200 रुपीज़ का बरकरार रखा है। ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारी रिपोर्ट्स बताने के लिए। अब हमें एक एक करके सारा आप जरा पता करते हैं अपने मेहमानों से। किरण जानी, जय पटेल, आयुष मेहता इस बीच में सब बने हुए हैं, और मेहमान भी जुड़ जाएंगे धीरे धीरे। पहले मैं आता हूँ आयुष मेहता के पास। आयुष, ये टाटा स्टील के नंबर हमको तो ठीक लगे, काफ़ी प्राइसिंग भी अच्छी हुई है, एक बार आप जरा चेक करेंगे। मैं नंबर से एक बार चाहूँगा कि स्क्रीन पर जैसे जैसे मैं बोलता जाऊँ ना वैसे वैसे दिखाते जाइएगा, और उससे जुड़ी हुई रिपोर्ट्स भी दिखाते जाइएगा, ठीक है। तो इसका जो पैट आया वो करीब 522 करोड़ का है,
और यही अनुमान भी था कि लॉस टू प्रॉफिट आएगी कंपनी, वो तो आ गई। और जो अनुमान था वो करीब 300 सवा 300 करोड़ रुपए के आसपास का था, आया 522 करोड़। इसके इंटरेस्टिंग में कुछ ज़्यादा अच्छा मार्जिन्स दिखा, जहां पर 7% से सीधा 11% मार्जिन हो गए। हालांकि मार्केट भी कह रहा था कि अच्छे मार्जिन्स आएंगे करीब 9% के आसपास, लेकिन उससे भी ज़्यादा आए हैं। एक बार जरा मेरे को बताइए, टाटा स्टील नंबर से पहले ही चल चुका है या फिर नंबर्स के बाद भी चलेगा? और दिव्य जी, इसमें अगर हम देखेंगे तो एक डबल बॉटम इसने बनाया है अपने इंट्राडे चार्ट्स में। डेली चार्ट और वीकली चार्ट भी पॉजिटिव है, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है स्टॉक में। टाटा स्टील पे हम काफी टाइम से इसको ट्रैक करते हैं, मुझे लगता है इसमें अभी भी इसमें और रेंज बाकी है। मुझे लगता है अप्रोक्सीमेटली 150 तक के लेवल भी स्टॉक में आ सकते हैं। इसमें जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है वो अपना 127 रुपीज के आसपास का रखना है, और 150 की टारगेट के लिए इसको भी बाय किया जा सकता है, और किसी के पास है तो उसको होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो इसको होल्ड करना चाहिए। लगाइए इस पे होल्ड के स्टैंप, और रिजल्ट्स के बाद ना थोड़ा कैलकुलेट करके बाय करना चाहिए। देखिए बाज़ार के अंदर ना भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं आई है, तो आप बाय करें बट ज़्यादा बड़े गैप के साथ खुले छोड़ दें। जिनके पास है उनके लिए होल्ड की स्टैंप भी लगाइए, जिनके पास है उनको भी रखना है, उनको इस नंबर्स पे बेचना नहीं है, क्योंकि आयुष कह रहे हैं कि अभी ये और चल सकता है टाटा स्टील। और एक और बात बता दें, मेटल्स का रोल ओवर काफ़ी अच्छा जा रहा है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कम से कम 3 से 4 दिन तक ये रोल ओवर्स का जो इम्पैक्ट है वो रहता है बाज़ार में, तो आपके काम आएगा। दूसरा शेयर है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़। इसके अगर आप नंबर्स देखेंगे तो नंबर्स मेरे को तो काफ़ी ठीक लगे। रिसर्च कह रहा है कि इन लाइन नंबर्स है, ठीक है, मैं फिर भी रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता हूँ, मैं मान के चलता हूँ इन लाइन नंबर्स ही हैं। और इसके अंदर अबीटा देखेंगे तो 100% बढ़ा, प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो 181% बढ़ी है। एक बार ज़रा नंबर्स की दिखाइए, प्लेट सामने होगा। और मार्जिन्स भी काफ़ी अच्छे से इंप्रूव होकर आए हैं। और एक और अनाउंसमेंट भी है कि बीकेटी टायर्स को ये मर्ज कर रहे हैं अपने अंदर, एक यूनिट है इनकी, उसको ये मर्ज भी कर रहे हैं। एक बार किरण आप इसको चेक करेंगे, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ ये एक्चुअली में चलना चाहिए था इस सीरीज़ में, और बहुत अच्छे से चलना चाहिए था, लेकिन इस सीरीज़ के एंड में चलना शुरू हो रहा है और नंबर भी अच्छे आए हैं। कृष्ण इंडस्ट्रीज का चार्ट अगर हम देखेंगे तो जैसे आपने बताया कि एक राइजिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, साथ ही साथ उसका जो 21 का पीक था कहीं ना कहीं 2700 का, उसके ऊपर भी कंफर्टेबली सस्टेन हुआ है। अब 2 दिन पहले की जो एक गिरावट आई थी उसमें बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई थी, तो मेरे हिसाब से उनका एक बार हाई क्रॉस हो जाने के बाद इसमें मोमेंटम बन सकता है। हालांकि कल की जो रिकवरी है वो कहीं ना कहीं ये हमें कॉन्फिडेंस भी दे रही है कि देयर आर वेरी गुड चांसेस कि वो हाई को हम क्रॉस कर देंगे। इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी हमें देखने को मिल रहा है, जिसका ब्रेकआउट लेवल 2700 ही है। तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से करंट मार्केट से आप लॉन्ग कर सकते हो। वोलेटाइल काउंटर है तो स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 2600 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, तो 2710 के आसपास की क्लोजिंग है, आप लॉन्ग करके जाइए। 2600 का स्टॉप लॉस रखिए। इनिशियल लेवल पे 2800, और जैसे ही 2800 क्रॉस होगा यहाँ पे 3000 तक की रैली ये महीने में, मतलब कि फरवरी सीरीज में आप डेफिनेटली देख सकते हैं। तो डेफिनेटली बालकृष्ण इंडस्ट्री करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा एक बड़ा नंबर है जिसको डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, जय पटेल से करते हैं, वो है डीएलएफ। जय आप जब तक डीएलएफ के चार्ट देखो, मैं नंबर्स एक बार वापस से स्क्रीन पे लेके आता हूँ। आप इसका ना मुनाफा चेक, देखिए रियल एस्टेट कंपनी में 3 चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। पहला, किस मार्जिन पे काम कर रहे हैं, दूसरा किस प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं, तीसरा लिक्विडिटी का फ्लो कैसा आ रहा है। खासकर लिक्विडिटी के फ्लो की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो इसके जो पॉइंटर्स हैं ना वो भी आए हुए हैं, अगर आपके पास हो तो आप जरा वो भी चला दीजिएगा। मैं जरा मुनाफा आपको बता देता हूँ, वो करीब करीब आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर 32% के आसपास बढ़ता हुआ दिखा। मार्जिन्स में भी अच्छी इंप्रूवमेंट है, 33.5% के मार्जिन्स कम नहीं होते हैं रियल एस्टेट कंपनीज के अंदर। और इसके आपको फ्लैट पता ही है, 72 घंटे में 7200 यूनिट 7200 करोड़ का माल बेचा इसने गुड़गांव में, आपको अच्छे से पता है। और इससे पहले भी कई बार ऐसे चमत्कार हो चुके हैं। तो डीएलएफ एक एरिया के अंदर तो राजा है, और अपने नंबर्स के तौर पर ये दिखा रहा है कि अभी भी इसमें वो स्टीम कम नहीं हुई है। नंबर्स के कुछ पॉइंटर्स हैं जो जेफरीज ने भी नोटिस किए, आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। जय आप जरा चेक करेंगे। मैं अब आता हूँ प्राइस पे, नंबर्स तो हो गए। प्राइस में क्या हुआ कि इसने ना 20 दिन की एवरेज को ब्रेक कर रखा है डेली चार्ट्स पे, ये इसको मेंटेन कर लेगा, यानी कि ऊपर आ जाएगा। डिम्पी जी, ये स्टॉक ने अभी फिलहाल ही में 34 डीएमए को सपोर्ट लेके ये स्टॉक ने कल बाउंस बैक थोड़ा आते हुए दिखाया, और मुझे लग रहा है काफी जो रियल एस्टेट में नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली काफी जो बज़ है
गुड़गांव में जैसे आपने बताया 72,100 करोड़ का जो बिका अराउंड 72 काफी अच्छा था। और डीएलएफ जैसी कंपनीज काफी अच्छा मोमेंटम देती है जो रियल एस्टेट स्पेस में पर्टिकुलरली। सो मुझे लग रहा है ये स्टॉक डेफिनेटली वापस से आ जाएगा ऊपर के दिन में। थोड़ा बाजार का साथ चाहिएगा इसको, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है ये स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम है। और ये रियल्टी स्टॉक्स में कोई भी डीप मिले तो डेफिनेटली बाय करनी चाहिए। डीएलएफ अभी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है बाय करने की अराउंड 747 के वहां पर। मुझे डेफिनेटली लग रहा है 21 डे मूविंग एवरेज को आज ब्रेक कर देगा ऑन अपसाइड, और 760 तक के लेवल आज के दिन में दिखा सकते हैं ऑन इनिशियल फेज। और अगर वो लेवल क्रॉस गया तो वापस से 775 तक के लेवल डीएलएफ में दिख सकते हैं। थोड़ा पोजिशनली ये स्टॉक को अगर होल्ड करें हम Q4 को खत्म होने तक, मुझे लग रहा है ये स्टॉक 850 के ऊपर इजीली ट्रेड करता होगा मार्च के एंड तक। सो डीएलएफ वुड बी अ बाय एट एनी पॉइंट। थोड़े लंबे समय के लिए होल्ड करें। रियल एस्टेट में काफी जो चर्निंग होती है, फ्लोज आते हैं, वो थोड़ा स्लोली स्टेडीली आते हैं। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक्स थोड़े पोजिशनली होल्ड करने चाहिए और काफी अच्छा मोमेंटम के लिए इस स्टॉक को प्ले करना चाहिए। ठीक है, तो ये है नजरिया डीएलएफ पर। लेकिन अब फोकस करते हैं जी के स्टॉक में, जी एंटरटेनमेंट, जो कि पिछले काफ़ी समय से खबरों में है। और इस कंपनी से जुड़ी जो भी अपडेट आ रहे हैं वो हम आपके सामने एक एक करके रख रहे हैं। और इस बीच कल्वर मैक्स और बीईपीएल के जवाब में जी ने अपना रुख भी तय कर लिया है और इनके दावे के खिलाफ जी एंटरटेनमेंट ने अब एनसीएलटी जाने का निर्णय ले लिया है। इस खबर पर और ज़्यादा डिटेल्स ले लेते हैं। हमारे साथ अंकुर मिश्रा जुड़ चुके हैं जो कि इस पूरे मामले को काफ़ी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। अंकुर, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी हाँ, जी एंटरटेनमेंट ने फाइनली लीगल रिकोर्स ले लिया है और एनसीएलटी में एक याचिका दायर की है। ये जो याचिका दायर की है, यहाँ पर गुहार यही लगाई जा रही है कि दोनों पक्षों को बोला जाए, यानी कि सोनी को आदेश दिया जाए कि आपको आपके साथ जो डील मंजूर हुई थी, जो एनसीएलटी ने डील पे मोहर लगाई थी, उसको दोनों पार्टीज इंप्लीमेंट करें। आपको हम याद दिला दें, पिछले साल एनसीएलटी ने जी और सोनी के मर्जर को मंजूरी जरूर दी थी, लेकिन उसके बाद दोनों पार्टीज इस मर्जर को इंप्लीमेंट नहीं कर पाई 21 दिसंबर तक। और उसके बाद ये डिसाइड हुआ था कि करीब 1 महीने तक जो दोनों पार्टीज हैं वो इंगेज होंगी कि इस मर्जर को आगे बढ़ाया जा सकता है कि नहीं। और फाइनली जी एंटरटेनमेंट को एक नोटिस मिला सोनी की तरफ से, और ये टर्मिनेशन नोटिस में बोला गया कि आपको $90 मिलियन हर्जाने के तौर पे देने हैं क्योंकि आपने मर्जर की कंडीशंस को इंप्लीमेंट नहीं किया। अब यहाँ पे जी एंटरटेनमेंट की गुहार यही है कि एक तो वो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स जो शुरू की गई हैं सोनी की तरफ से सिंगापुर इंटरनेशनल कोर्ट में, वो वापस ली जाए, और साथ ही साथ कोर्ट बोले कि आप ये मर्जर जो ऐसा अप्रूव किया था वैसा इंप्लीमेंट हो। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर आपका ये पूरे मामले का अपडेट लाने के लिए। तो अब तो जी की तरफ से भी डिम्पी जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कल हमने रिकवरी भी देखी थी यहाँ पर, बट अब आगे आपको क्या लग रहा है, क्या कोर्स ऑफ एक्शन रह सकता है कंपनी की तरफ से? क्या एनसीएलटी वाकई इस मामले में कुछ बड़ा फैसला यहाँ पर निकल कर आ सकता है? आप क्या एक्सपेक्ट करें आगे आने वाले समय में? देखिए, एनसीएलटी से निवेशकों को कोई लेना देना नहीं है। एनसीएलटी से ना ही इंस्टीट्यूशंस को लेना देना है जो इसके अंदर होल्डर्स है। एनसीएलटी से ना ही मार्केट शेयर हिलेगा, एनसीएलटी से ना ही इनका ओटीटी कारोबार हिलने जा रहा है। एनसीएलटी से कुछ नहीं होगा। एनसीएलटी सिर्फ ये अपने लिए कर रहे हैं ताकि जो लिटिगेशंस हैं उसको थोड़ा लीपापोती की जाए, और जो कुल मिला के फीस की बात है वो की जा रही है। इसके अलावा एनसीएलटी का ये जो चिट्ठी है या जवाब है, इसका कोई लेना देना नहीं है। जी के अंदर लेना देना किस चीज़ का है कि आप डील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसका जवाब तो मिल चुका है, नहीं हो रही है। दूसरा क्या लेना देना है कि डील फिर कौन करेगा, क्या कोई नई पार्टी आएगी? मार्केट ये समझ रहा है, उसके कान में आवाज़ आ रही है कि हाँ शायद कोई नया दावेदार आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन आपके मन में चल रहा होगा कि जो प्रिवेलिंग प्रमोटर है जिनके पास 4% होल्डिंग है, क्या वो जी को चला सकते हैं? तो उसका जवाब है ना। अगर चलाना ही होता फिर सोनी के साथ डील ही क्यों करते? अगर चलाना ही होता तो फिर ये इतनी लंबा बैक टू बैक महीने का समय लेके डील क्यों की होती? अगर चलाना ही होता तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि आपने डील तोड़ी है, हमने तो नहीं तोड़ी है? अगर उनको चलाना ही होता तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत क्लियर हैं। व्यूअर को थोड़ा रुकना चाहिए। 3 दिन में 3 खबरें आ चुकी हैं। इन्होंने सेबी को भी पार्टी बनाया। ये कह रहे हैं कि सेबी की हमने शिकायत की है वित्त मंत्री से कि वो हमारे डील में पे चढ़ा रहे हैं। अभी एनसीएलटी पे जा रहे हैं, ये कह रहे हुए कि जो सोनी ने मामला किया है उसकी फ़ीस वगैरह उनको देनी पड़ेगी, हमने तो टर्मिनेशन नहीं किया, टर्मिनेशन तो उन्होंने भेजा है हमारे पास। तो ये सारे मामले सिर्फ लिटिगेशंस में जा रहे हैं। इन्वेस्टर्स धीरे धीरे फंस रहा है, धीरे धीरे मामला फंस रहा है। इसलिए ये कल का पुल बैक ना कोई स्मार्ट पुल बैक नहीं था।
और आएगा भी नहीं जल्दी जल्दी पुल बैक, थोड़ा समय दीजिए, इसके अंदर पोजीशनिंग होगी और जिस दिन अच्छा सा कोई बड़ा नाम इसके अंदर आ गया ना, ट्रस्ट मी, ये आप ये रेट कभी नहीं देख पाएंगे फिर जी का। लेकिन अगर नहीं आता है तो रेट हो सकता है पूरा 1 साल देखते रहे आप जी का। तो इसलिए प्राइस के हिसाब से मेरे जो कैलकुलेशन है, हमारे जो स्टडी है, हमारा इंसाइट है, वो तो फिलहाल यही कह रहा है। खैर आगे बढ़े, एक फटाफट से एक काम कर लेते हैं, एक जय पटेल से जरा टेक्निकल चेक भी ले लेते हैं जी एंटेड में, जब इतनी चर्चा हो गई है जी पे। एक बार जरा जय अपने बारे में अपना टेक्निकल चेक बता दीजिए इस पे। सो डिम्पी जी, काफी भारी क्वेश्चन था जी पर टेक्निकली कुछ बोलना, बिकॉज वीकली चार्ट पर हम देखें तो ऑलमोस्ट 175 के नीचे जो प्रीवियस सपोर्ट था 6 जुलाई के 2023 का, उसके नीचे चल रहा है। और वैसे जस्ट टेक्निकली देखें तो काफी इंटरेस्टिंग वैल्यू अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए, बट ये जो इंस्टीट्यूशंस और जो ओनरशिप का जो चक्कर चल रहा है तो थोड़ा पेचीदा है, और मुझे लग रहा है कि इंस्टीट्यूशन को डेफिनेटली कुछ करना चाहिए। जैसे आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड और जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है निपॉन इंडिया, इवन एलआईसी, तो काफी जो बड़े नाम है वहां, उनको कुछ ये स्टॉक के लिए कुछ करना चाहिए, आई बिलीव शेयर होल्डर्स के लिए। और ये स्टॉक को जस्ट टेक्निकली देखे तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली ये वैल्यू बाइंग के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव है। 170 के नीचे चल रहा है और वीकली चार्ट पर भी काफी अच्छा ये स्टॉक ने गिरता हुआ दिखाया। हालांकि जो 2020 का जो लेवल था 130 के अराउंड कोरोना के टाइम का, तो उसका लेवल अभी आने के लिए देरी है। मुझे लग रहा है वहां तक भी एक डीप आ सकता है, तो वुड बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। कभी कोई भी डीप आए तो आई बिलीव ये रिजॉल्व हो जाना चाहिए विद इन 2 और 3 मंथ्स। आने वाले समय में डेफिनेटली जो आपने बताया ये लेवल्स वापस दिख भी नहीं सकते, बिकॉज एक हफ्ता पहले हम देखे तो अराउंड 300 के भाव की टारगेट्स आ रही थी और अभी 150 के वहां पर ये स्टॉक चल रहा है। तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 100 रुपए के हिसाब से मुझे लग रहा है 4-5 रुपए यहाँ पर डेफिनेटली अभी के लेवल से डालने चाहिए, तो थोड़ा लॉन्गर टर्म व्यू में काफी अच्छा मोमेंटम और इवन रिटर्न आ सकता है अगर ये डील कोई भी दूसरा प्लेयर भी आया। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है थोड़ा मॉडलिंग करना चाहिए ये स्टॉक में, ये पॉइंट्स है। ठीक है, तो एक पॉइंट मैं बस इसमें और कर दूं जो कि अपने जय ने आपको बोला है, मैं फिर से बताता हूं। अगर आप डील के हिसाब से जी एंटरटेनमेंट को खरीद रहे हैं तो फिर आप गलत स्टॉक के अंदर हो। आपका जवाब पहले आपको 4 दिन पहले मिल चुका है, आप इससे बाहर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ वैल्यूएशन के हिसाब से किसी कंपनी को खरीद रहे हैं तो जी से बेहतर इस समय कोई शेयर नहीं हो सकता। अच्छी वैल्यूएशन, अच्छा मार्केट शेयर, अभी रेवेन्यू आ रहा है, कैश भी ठीक है, डेट वगैरह भी नहीं है कंपनी पे, और प्रमोटर की होल्डिंग भी कम है। हॉस्पिटल बिल्डिंग तो कोई भी करके प्रमोटर का भी माल ले सकता है। तो एक ऐसी मछली है तालाब के अंदर जिसको कोई भी बाय करना चाहेगा और वह आप में अच्छे रेट पे लेके आ सकता है। तो इसलिए वैल्यूएशन हंटिंग करनी है तो जी ठीक है, डील हंटिंग करनी है तो आप गलत जगह पर हो। आप बस ये पॉइंट था पूजा। बिल्कुल, तो ये पर आपको टेक्निकल नजरिया भी दिया, फंडामेंटल राय भी दे दी, पूरा एनालिसिस, और इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। अंकुर हमारे साथ जुड़ेंगे एक एक अपडेट लेकर आपके सामने। चलिए अब कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं। किरण, एक बार आप सीएट का स्टॉक देखिए, कल भी 4% ऊपर था, फिर बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए वो भी काफ़ी मजबूत थे। स्पेशली मार्जिन अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट दोगुने हो गए मार्जिन, 8.7% से बढ़कर 14% के मार्जिन फिगर्स आए। और हाल फिलहाल में हमने देखा भी कि टायर शेयरों में काफ़ी अच्छी तेज़ी भी देखने को मिली। कमज़ोर बाजार में भी ये स्टॉक कहीं ना कहीं संभले हुए थे, कुछ तो चल भी रहे थे। सीए पर अगर पर्टिकुलरली आपसे नज़रिया ने, कल की तेज़ी के बाद अब नतीजे भी अच्छे आए हैं, तो क्या आज भी तेज़ी कंटिन्यू रह सकती है स्टॉक में? सो ओवरऑल सीएट टायर की अगर हम बात करें तो जिस तरह के ओवरऑल चार्ट पैटर्न हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं 2650 का एक रेजिस्टेंस था, उसको क्रॉस करने के बाद हमने देखा कि स्टॉक में 3000 तक की रैली आई है। वहां से लास्ट 2 दिन में थोड़ा बहुत फॉल आया, लेकिन कल की जो रिकवरी थी वो कहीं ना कहीं एक अच्छी रिकवरी है और उसके प्रीवियस ब्रेकआउट के लेवल के आसपास की रिकवरी है। तो कहीं ना कहीं सीएट करंट मार्केट प्राइस से कोई भी डिप आता है तो लॉन्ग करके जाना चाहिए। 2740 के आसपास का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 2740 अगर ब्रेक नहीं होता है तो देयर आर चांसेस कि हम वापस यहाँ पे 3000 तक की रैली देख सकते हैं। तो सीएट डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स करना रहेगा 2700 के स्टॉप लॉस के साथ, और ये थोड़ा एक पोजिशनल व्यू पॉइंट से आप रखिएगा। पोजिशनल व्यू पॉइंट से रखिए, 2700 का स्टॉप लॉस लगाइए और लॉन्ग करके चल सकते हैं। यहाँ पर आयुष, अब बिरला सॉफ्ट के चार्ट्स देखिए, कल स्टॉक ने अपना 52 वीक हाई भी बनाया और लगातार यहाँ पर भी तेज़ी देखने को मिल रही है इस स्टॉक में। इनफैक्ट ऑल टाइम हाई पे कल स्टॉक कारोबार कर रहा था, और इसके बाद जब नतीजे आए वो भी काफ़ी अच्छे थे स्टॉक के, और कल हमने आखिरी कुछ मिनटों में अच्छी बाइंग भी देखी बिरला सॉफ्ट के शेयर्स में। क्या करें, अभी भी बाइंग करके चल सकते हैं स्टॉक में?
बिरला सॉफ्ट का चार्ट काफी पॉजिटिव लग रहा है। हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन है इसके सारे टाइम फ्रेम भी, डेली, वीकली, मंथली और इंटरडे चार्ट भी कल इसका काफी अच्छा था। इसमें सॉर्ट ऑफ फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन है इसमें, जो थोड़ा सा इतना परफेक्ट नहीं है बट इसको कह सकते हैं कि एक फ्लैग पैटर्न है। तो मुझे लगता है बिरला सॉफ्ट में अभी भी यहाँ से रैली बाकी है और बिरला सॉफ्ट को इसमें जो ऊपर के टारगेट हमके जो बन के आएंगे वो अप्रोक्सीमेटली 860 के लेवल्स पे होंगे। यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस लगाना है वो है 815 का लगाना। बसीन साहब इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर कल के मार्केट को देख के ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कांटे की टक्कर है। बुल्स अपनी ग्रिप छोड़ना नहीं चाहते, बियर्स भी डट के आके खड़े हो गए हैं कि देखिए अगर आपको ऐसा ही है तो हम भी सामने ही हैं खड़े। तो बसीन साहब जीतेगा कौन, ये बुल्स या बियर्स? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। आप रोज मेरे जो गिने चुने बाल है वो रोज दाव पे लगा देते हैं। तो अरे जीतेंगे तो हम भी सर, जीतेगा तो इंडियन इन्वेस्टर, जीतेगा तो इंडियन शिप होल्डर और जीतेगा तो पीएसयू बैंक वाला। क्या आप किसकी बात करते हो? किसके पास माल था जो बेच के चले गए एफआईएस 3 लाख करोड़? माल तो इंडियन इन्वेस्टर के पास है और इंस्टीट्यूशनलाइज जितना होएगा रिटेल की ग्रोथ इज अनसेटिएबल। नंबर देखो ब्रोकरेजेस से, नंबर देखो एएमसी से, नंबर देखो एक्सचेंजेस से, नंबर देखो इंश्योरेंस से। आप ये थीम को बीट ही नहीं कर सकते। कुछ दिनों की बात है, हाँ, एचडीएफसी बैंक क्योंकि इतना हेविली ओवर ओन्ड है और उस पे जो तात्पर्य था वो सब प्ले आउट हो चुका है। अब आपके पास 28,000 करोड़ का माल बिक चुका है। जिन्होंने लेना था ले लिया। स्मार्ट मनी ऑलवेज बायस फियर और मुझे कोई दो राय नहीं, दिस इज अबाउट द टर्न। फरवरी में न्यू हाई आया ही आया। और दूसरी बात, उससे भी ज्यादा आप ब्रेथ ऑफ द मार्केट देखो, फॉल में भी 2% लेकिन राइज में 3%। सो द रियल मनी इज इन द मिड कैप्स। और अगर आप ये बैंक्स के भी मेरे को लगता है ये बहुत ज्यादा पेसिमिज्म है बिकॉज ओवर ओनरशिप है। मुझे एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी तीनों के नंबर बहुत पसंद है। एज ए डिस्क्लोजर हम इन तीनों शेयरों में शिफ्ट कर रहे हैं इन दिस लास्ट वीक और करते रहेंगे क्योंकि वी विल बी लाफिंग आवर वे टू द बैंक इन द नेक्स्ट 3 months as cost of deposit and deposit start to make their way into bank। कल का अपडेट दे दूं आपको, इंडसइंड बैंक दिया था, टारगेट हो गया। आपको गेल दिया था, वो भी टारगेट हो गया। आपको इंडस टावर दिया था, वो भी टारगेट हो गया। एचडीएफसी बैंक मैंने कल दिया था। मैं रीइटरेट करता हूं, सारी वीकनेसेस प्राइस्ड इन है। द ट्रांजिशन ऑफ अ मॉर्गेज कंपनी इनटू अ बैंक हैज हाई कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। आपको 5th लार्जेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड मिलेगा नहीं जब तक कोई इससे ऑफलोड नहीं कर रहा कंपल्सरीली बिकॉज ऑफ सेबी नॉर्म्स एंड सो ऑन। तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस में शिफ्ट कीजिए, आप बहुत नफे में रहेंगे। दूसरा, आज के लिए मेरे बाइस है लुपिन, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। लुपिन हैज बीन इन अ न्यू अवतार, 750 से 1400 हो गया, मुझे 1700 का टारगेट दिख रहा है। आज आप 1540 के लिए करिए 2-3 दिन के लिए, 1409 का स्टॉप लॉस। दूसरा, टाटा कॉम के नंबर्स, अंडरसी केबल नेटवर्क इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। टाटा कॉम में 1700 का आप 1675 का स्टॉप लॉस है, 1800 का टारगेट। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं रीट्रेड करते रहा 300 रुपए से 550 हो गया एसडब्ल्यू सोलर। 750 का इंतजार मत कीजिए, ये आया ही आया। तो आपको 500 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। 550 का भाव है, 530-40 में लीजिए और 750 जब होएगा तो हमें दुआ दीजिए। बहुत बढ़िया सर, वैसे भी हम आपको दुआ देते ही रहते हैं क्योंकि आप हमारा ना केवल ढांढस बताते हैं बल्कि आप एक और चीज़ अच्छी करते हैं, आप हमको स्पेसिफिक स्टॉक्स भी बताते हो और साथ ही खुद ही अपडेट भी दे देते हो कि देखो ये स्टॉक बताया था हमने, किस लेवल पे बताया था और कहाँ पे चला। सर एक चीज़ ना मेरे को पता करनी है क्योंकि आज ना मंथली एक्सपायरी है, काफ़ी सारे लोग जिनको थोड़ा बजट के साथ सीरीज़ के अंदर एंटर करना चाहते हैं वो सर अपनी लॉन्ग पोजिशंस को रोल कर लें क्या? क्योंकि आप जैसे कह रहे थे शुरुआत में कि फेब अच्छा रहेगा, तो मैं भी यही मानता हूँ कि फेब जैन से अच्छा रहेगा, तो लॉन्ग कर लेना सर। हाँ देखिए डिम्पी जी, 3 चीजें। हाँ, एक शेयर में बोलना भूल गया, धनलक्ष्मी बैंक। अगर आपको लक्ष्मी की बरसात चाहिए तो 44-45 में धनलक्ष्मी बैंक मत छोड़िए। 1000 करोड़ की मार्केट कैप वाला बैंक आपको नहीं मिल सकता जिसके पास 28,000 करोड़ का बिजनेस है और 30,000 करोड़ के डिपॉजिट। तो धनलक्ष्मी बैंक एज ए डिस्क्लोजर, ये चारों शेयर हमारे पोर्टफोलियो में भी है। अब आई बाजार की बात, देखिए डिम्पी जी,
तीन चीजें हो गई कल जिसको अनुमान नहीं था। चाइना ने RRR कट किया 50 बेसिस पॉइंट। दैट मीन्स द गवर्नमेंट इज वेरी एडमेंट कि उनका स्टॉक मार्केट, उनका इकोनॉमी पिकअप करे। जब सरकार पीछे पड़ जाए तो आपको उनके साथ लड़ नहीं सकते। ए बी, इसका मतलब यूएस डॉलर और यील्ड्स आर बाउंड टू फॉल ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 वीक्स, जब फेड विल आल्सो बी ऑन होल्ड। तीसरा, हमें लगता है बजट विल बी जस्ट अ प्रीकर्सर, इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, क्योंकि इट्स अ इंटरिम बजट। लेकिन चौथी चीज जो मुझे दिख रही है, जिस तरह से सरकार की नीतियां हैं, जिस तरह से PSUs का परफॉर्मेंस है, मुझे लगता है 22,000 भी कुछ नंबर नहीं है। तो मुझे लगता है 22,000 तो पहला टेस्ट होएगा। बैंक निफ्टी मुझे इस भाव पे सबसे बढ़िया लग रहा है, क्योंकि इट हैज कम एंड टेस्टेड इट्स 100 DMA 200 DMA वेरी वेरी क्लोजली अराउंड दैट 44,500। यहां से मुझे 2,500 पॉइंट की रैली 47,500 वापस दिखता है, और प्राइवेट बैंक्स विल लीड द रैली इन द फर्स्ट वीक ऑफ February। तो बने रहिए शेयर बाजार में। घबराहट और फियर इज द ओनली अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, और इंडिया जैसी बुल मार्केट में डोंट लूज योर धैर्य जस्ट बिकॉज ऑफ अ वीक। ऑल राइट, तो पेशेंस के साथ बने रहिए, बाजार में अच्छी क्वालिटी स्टॉक के साथ रहिए, और कुछ नाम अभी संजीव जी ने बताए भी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए हमारे दर्शकों के लिए। चलिए अब पैनल पर एक और एक्सपर्ट को शामिल करेंगे। विनीत बोलिंजकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वेंचुरा सिक्योरिटीज से। विनीत जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए आज ET नाउ स्वदेश को। आपसे राय ऑटो स्टॉक्स पे लेंगे। अब हम देख रहे हैं कि बजाज ऑटो के भी नंबर्स अनुमान से बेहतर हैं, लगातार तेजी देखने को मिल रही है, और इस बीच जो 2 व्हीलर कंपनियां हैं वहां से प्रदर्शन भी हम अच्छा देख रहे हैं एक के बाद एक। क्या व्यू बन रहा है आपका इन कंपनियों को लेकर? TVS मोटर्स के भी नंबर्स आए, वो भी अच्छे थे। तो ऑटो स्पेस में क्या अभी भी 2 व्हीलर स्पेस में कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है आपको? बजाज ऑटो, TVS मोटर्स जैसी कंपनियों पर ही फोकस करें अभी? नहीं, डेफिनेटली दे आर डूइंग वेरी वेल, बट थोड़ा सा प्राइस्ड इन है टीवीएस और बजाज ऑटो में। हमें हीरो होंडा काफी सस्ता लगता है, और यहाँ से हीरो होंडा काफी अच्छा प्रदर्शन दे सकता है। हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि 5,000 के प्राइसेस भी जल्दी पार कर लेगा हीरो मोटर। ठीक है विनीत सर, पहले तो समय देने के लिए। सर ना एक खबर मैं अभी आपके सामने लेके आता हूँ, ये फेम 3 नॉर्म्स के रिगार्डिंग है। ईवी की आपको मालूम ही है, ऑटो से जुड़ी हुई है। एक बार ये खबर भी मैं आपको सुनवाता हूँ सर। मेरे रिपोर्टर बड़ी मेहनत से, उनके पास सोर्स है तो वहाँ से मिली है, आप जरा इस पर भी कमेंट कीजिएगा। निर्मला सीतारमण ने बजट में असल में ईवी को इंसेंटिव देने वाली फेम 3 स्कीम का बजट में ऐलान कर सकती हैं, ऐसा जानकारी है, ये सूत्रों के हवाले से ET नाउ स्वदेश को मिली है। तो इसमें क्या क्या होगा, कितना आवंटन हो सकता है, इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समीर जुड़ रहे हैं, जरा उनसे पता करते हैं। बताइए समीर आप। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए फेम योजना को विस्तार मिल सकता है। सूत्रों की माने तो बजट में फेम 3 घोषणा हो सकती है। फेम 3 के लिए जो बजटीय आवंटन रह सकता है वो तकरीबन 12,500 करोड़ रुपए रह सकता है। हालांकि हैवी इंडस्ट्री मंत्रालय की तरफ से सरकार को, यानी कि वित्त मंत्रालय को करीब 35 से 36,000 करोड़ रुपए की मांग की गई थी फेम सब्सिडी के लिए। इस पर वित्त मंत्रालय ने इस आवंटन को देने में लगभग असहमति जताई है। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद में और आपसी सहमति की स्थिति बनते हुए देखते हुए यहां पे तकरीबन 12,500 करोड़ रुपए फेम 3 के लिए आवंटित किया जा सकता है। इसके पहले फेम 1 और फेम 2 दो बार ये योजना को चलाया जा सकता है। अगर फेम 2 की ही बात करें तो जो 10,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी उसमें दी गई थी, इसके जरिए कोशिश यही की जा रही है कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए और फेम योजना के तहत जो लाभार्थी हैं उनको सब्सिडी मुहैया कराई जाती है। फेम 3 के जरिए सरकार को पूरी तरीके से उम्मीद है कि साल 2027-28 तक जो इलेक्ट्रिक वाहनों की जो खरीद है, विशेषकर जो B2C लेवल पे यानी कि कस्टमर लेवल पे, वो तकरीबन 30% रह सकती है और दोपहिया वाहनों में ये 50% तक पहुंच सकती है। तो फेम 3 के लिए तकरीबन 12,500 करोड़ रुपए का बजट आवंटन, हम इसका ऐलान अगले बजट में होता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, तो विनीत सर आपने एक खबर देख ली होगी जो सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है हमारे पास बजट के रिगार्डिंग, समीर मेरे रिपोर्टर लेके आए हैं। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट अपनी जो थीम है ना सर उसको आगे बढ़ाना चाहती है। उसका 2-3 पैरेलल चीज़ें कर रही है। पहला तो एथेनॉल ब्लेंडिंग को कर रही है,
उसके प्राइसिंग को भी बढ़ा रही है। दूसरा, ईवी व्हीकल्स को छोड़ नहीं रही है, उसके अंदर बैक टू बैक स्कीम्स लेके उसको बढ़ावा दे रही है। तीसरा, अपने गैस वाले टारगेट्स को भी पूरा करना चाहती है, उसके अंदर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन को भी है। तो 3 पैरेलल चीज़ें हैं जो ऑटो को एकदम से घेर रही हैं। सर, इस पे आपका टेक चाहिए, ये जो आवंटन बढ़ाया जा रहा है। ये डेफिनेटली आपको ईवी का यूसेज इंक्रीज करने के लिए या पेनिट्रेशन इंक्रीज करने के लिए इंसेंटिव देने पड़ेंगे। और हमें लगता है कि इसका बड़ा बेनिफिशियरी मारुति होने वाला है, क्योंकि मारुति की आने वाले साल में नई कार आएगी और उसके लिए काफी अच्छा डिमांड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इट इज डिजाइन्ड बाय टोयोटा एंड सोल्ड बाय मारुति। तो हमें लगता है कि ये अच्छा रहेगा मारुति के लिए। सेकेंडली, टाटा एंड अदर कंपनीज भी लॉन्च करेंगे अपनी व्हीकल्स, तो उसके लिए भी काफी बेनिफिशियरी रहेगी। ठीक है। अच्छा विनीत सर, मैं आपसे एक सवाल और लेना चाहता था बजट के रिगार्डिंग। आपको कोई एक ऐसा शेयर दिख रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा उत्साहित हूँ, ज़्यादा आपसे पता करना चाहता हूँ, कोई एक ऐसा शेयर दिख रहा है जो प्री बजट में लूँ और बजट के बाद मेरे को उसमें काफ़ी अच्छा चेंज दिखे? वो शायद पॉलिसी के फ्रंट पर आए या फिर जो गवर्नमेंट बात रखे उससे आए। कोई ऐसा थीम या कोई शेयर है सर जो मैं बजट से पहले लेना चाहता हूँ, वैल्यूएशन भी हो अच्छी उसमें? तो मुझे लगता है कि ये जो सारे जो पीएसयू माइनिंग कंपनीज है, नैल्को, मॉइल, जीएमडीसी, एनएलसी, इनमें काफी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट कैन फ्रेम पॉलिसीज, लॉज एंड इवन सम इंसेंटिव्स फॉर माइनिंग ऑफ लिथियम आयन एंड अदर रेयर मेटल्स। तो मुझे लगता है कि ये वजह से ये स्टॉक काफी अच्छी तरह से बढ़ सकता है एज अ थीम। थीम भी बताया, उसके अंदर 3 शेयर भी बताए। सर एक बार मैं आप वापस से दर्शकों को बता देता हूँ, सर का मानना है कि जो माइनिंग से जुड़ा हुआ मैटर है वो काफ़ी एग्रेसिवली उठाया जाएगा इस बजट के अंदर। इसके अंदर काफ़ी वैल्यूएबल कंपनीज भी हैं। आपको मैं 3 कंपनीज के नाम बता ही देता हूँ उसके। एक तो एनएमडीसी, इस पर ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसका रोल ओवर का नंबर वगैरह भी काफ़ी अच्छा जा रहा है। कोल इंडिया को भी आप जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है ये कोल के अंदर। दूसरा, आप इसमें एनएलसी इंडिया भी जोड़ो। ये नवेली लिग्नाइट के नाम से कंपनी हुआ करती थी पहले, उसके बाद में एनएलसी इंडिया नाम कर दिया, तो आप एनएलसी इंडिया भी जोड़ सकते हो। एनएमडीसी ऑलरेडी बता दिया। और एक एल्यूमिनियम से जुड़ी हुई है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, इसको हम नाल्को बोलते हैं। आप ज़रा वो भी दिखा दीजिए, नेशनल एल्यूमिनियम भी, तो वो भी है। ये कुछ एक शेयर्स हैं, आप चाहो ना एक बार टेक्निकल वालों से या फिर अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के कि सर ने हमको ये थीम दी है, इस थीम के साथ हम जाना चाहते हैं, बजट और बजट के बाद भी रुक जाएंगे थोड़ा, आप हमको बता दीजिए। तो आपको मैंने 3-4 शेयर ऑलरेडी गिनवा दिए हैं, आप इसका फ़ायदा अच्छे से लीजिएगा। ठीक, तो ये शेयर थे जो सर हमारे सामने रख रहे थे पूजा। राइट, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर की नज़र रखिए। आयुष, क्विकली आपसे कुछ व्यू लेना चाहेंगे स्टॉक्स पर। आरईसी पीएफसी लगातार तेज़ी बनी हुई है इन स्टॉक्स में, क्या करें? अभी ट्रेडर्स जिनके पास ऑलरेडी है स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया और फ्रेश खरीदारी की राय देंगे आरईसी पीएफसी जैसे स्टॉक्स में? आरईसी की बात करें तो आरईसी में एक इनसाइड कैंडल बनाया है कल के ट्रेडिंग सेशन में, और इंटरडे चार्ट में एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन है। तो मुझे लगता है आरईसी यहाँ से काफी अच्छा लग रहा है। इसमें जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 460 का है। इसमें जो ऊपर के जो टारगेट बन के आ रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 485 तक के बन के आ रहे हैं। इसका वीकली चार्ट और डेली चार्ट भी काफी पॉजिटिव है। अगर हम पीएफसी की बात करें, पीएफसी में भी सिमिलर पैटर्न है, हाइट ऑफ हायर बॉटम का फॉर्मेशन है सारे टाइम फ्रेम में, वीकली, डेली, मंथली एंड डेली चार्ट पे स्टॉक ने काफी टाइम से 20 डे मूविंग एवरेज का स्टॉक सपोर्ट ले रहा था, उसने ब्रेकआउट दिया है। तो मुझे लगता है यहाँ से जिसको भी लेना है वो पीएफसी आरईसी में दोनों में बाय कर सकते हैं, और अगर किसी के पास ऑलरेडी पोजीशन है तो इसको होल्ड करना चाहिए। और पीएफसी में जो आपका टारगेट बन के आता है, अगर आप जो बाय करते हैं तो उसमें 450 का बन के आएगा, और यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 410 का होगा। कट स्ट्रैटेजी यहाँ पर आप खरीदारी भी करके चल सकते हैं, जिनके पास है स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर लीजिए। पीएफसी में अगले टारगेट 450 और आरईसी में 485 के टारगेट्स आप दिखाई दे रहे हैं। शानदार तेजी यहाँ पर देखने को मिली। मज़ेगांव डॉक, इस पर जय आपकी राय लेंगे। 1070 करोड़ का ऑर्डर मिला प्री ओपन में, अभी फिलहाल 3% ऊपर भी दिख रहा है। कल भी स्टॉक में अच्छी तेजी थी और शिपिंग कंपनियों में भी हम शानदार तेजी देख रहे हैं। इस पर्टिकुलर स्टॉक पर क्या करें? अगर मजबूत खुले ये स्टॉक तो क्या एंट्री लेनी चाहिए या भी अवॉइड करें? और जिनके पास हैं उनके लिए स्टॉप लॉस भी बताइए।
मजगांव डॉक पर मुझे लग रहा है काफी अच्छा परफॉर्मेंस आते हुए दिख रहा है। अराउंड 2400 का भी प्री ओपनिंग भाव चल रहा है। मुझे लग रहा है ये कैरी ऑन हो सकता है, डेफिनेटली 2480 तक जा सकता है ये स्टॉक ऑन इनिशियल फेज, बिकॉज वहां प्रीवियस रेजिस्टेंस है, प्रीवियस हाई भी है। तो 2480 के लिए ये स्टॉक को डेफिनेटली ट्रेड ले सकते हैं आज के लिए और इवन 1-2 दिन के लिए। और स्टॉप लॉस किसी को रखना हो तो मुझे लग रहा है अराउंड 2350 का रख के और थोड़ा छोटा स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक को ट्रेल कर सकते हैं। और थोड़ा लंबा नजरिया हो तो डेफिनेटली ये स्टॉक को होल्ड करना चाहिए और तो कोई भी डीप है तो यहाँ से बाय की अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। पोजिशनली ये स्टॉक काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है बिकॉज ऑफ बजट एंड जो डिफेंस ऑर्डर्स आएंगे, तो ये स्टॉक को थोड़े लंबे समय के लिए होल्ड करे तो रिटर्न काफी अच्छा मुझे आते हुए दिख रहा है। सो बाय एट एनी डीप एंड ये स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है, तो होल्ड करके चलिए मजगांव डॉक को। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि आज एक्शन में रह सकते हैं खबरों के चलते भी, लेकिन आशीषा भी हमारे साथ अब जुड़ चुकी हैं और उन स्टॉक्स के बारे में वो बताएंगी। टॉप 9 शेयर्स, नवरत्न शेयर्स जो आज के ट्रेड में फोकस में रहेंगे खबरों के चलते। आशीषा, ओवर टू यू, बताइए। जी हाँ, आज के नॉक के नवरत्न में सबसे पहले निफ्टी अर्निंग्स की बात करेंगे तो सबसे पहले बजाज ऑटो जो नतीजे अनुमान के मुताबिक आए, लेकिन डोमेस्टिक बिजनेस में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला इस क्वार्टर में। मार्जिन्स भी एक्सपैंड होते हुए नजर आए, रियलाइजेशंस में अपटिक देखने को मिला, जिसके चलते नतीजे डोमेस्टिक बिजनेस के काफ़ी अच्छे थे। इस पर अपनी नज़र रखें। इसके अलावा दूसरा स्टॉक टाटा स्टील की बात करते हैं। अनुमान के काफ़ी से कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छे नतीजे आते हुए दिखे इस क्वार्टर में। यूरोपियन बिजनेस में कमजोरी देखने को मिली, लेकिन डोमेस्टिक बिजनेस का परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। मार्जिन्स इस क्वार्टर में काफ़ी एक्सपेंड हुए, सिक्वेंशियल बेसिस पर अनुमान से भी बेहतर आए। टाटा स्टील में भी आज एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा तीसरे स्टॉक की बात करते हैं तो उसमें टेक मेजर टेक महिंद्रा का नाम है। इसके भी नतीजे अनुमान से काफ़ी बेहतर थे, मार्जिन्स में एक्सपेंशन देखने को मिला और यहाँ पर मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी पॉजिटिव थी। उनका मानना है कि टेलीकॉम वर्टिकल में जो कमजोरी देखने को मिली है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, अब वो बॉटम आउट होती हुई नजर आ रही है और शायद अगले कुछ क्वार्टर्स में अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। तो मैनेजमेंट कमेंट्री काफ़ी अच्छी है, जिसके चलते टेक महिंद्रा पर भी आज स्ट्रीट की नज़र रहेगी। इसके अलावा सीएट की बात करते हैं, टायर कंपनी है, नतीजे काफ़ी अच्छे थे। मार्जिन्स की बात करें तो 538 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 36 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने लास्ट ईयर रिपोर्ट किया था और उछाल देखने को मिला है। 181 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने इस क्वार्टर में रिपोर्ट किया है। करीब करीब 400% का उछाल नेट प्रॉफिट में, काफ़ी अच्छे नतीजे, जिसके चलते सीएट पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट की बात करते हैं। पिछले कुछ दिनों से ये स्टॉक फोकस में रहा है। जी एंटरटेनमेंट ने अब सोनी को रिप्लाई किया है कि उन्होंने जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे कॉन्ट्रैक्ट के वो फुलफिल किए हैं और उनके तरफ से कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्लैरिफिकेशन आता हुआ नजर आया, जिसके चलते जी एंटरटेनमेंट पर भी आज स्ट्रीट की नजर रहेगी। इसके अलावा मजगांव डॉक प्री ओपन में भी अच्छा एक्शन देखने को मिला। कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से बड़ा ऑर्डर मिला है, 1000 करोड़ के ऊपर का ये ऑर्डर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, जिसके चलते मजगांव डॉक में भी एक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा कैम्स की बात करते हैं तो फिडेलिटी ने 2.8 लाख शेयर्स खरीदे हैं कल बल्क ब्लॉक डील के द्वारा, इसमें भी एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 8वें स्टॉक बिग बोल्ड ब्रोकरेज में हम आज डीएलएफ की बात करेंगे, जहां जेफरी से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय बरकरार रखी है और 875 रुपीस प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उनका मानना है कि प्री सेल्स ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग था इस क्वार्टर में। 15 ईयर हाई पर क्वार्टरली प्रॉफिट रिपोर्ट किया है कंपनी ने, नतीजे कल आए थे। प्री सेल्स भी ऑल टाइम हाई लेवल्स पर है, तो काफ़ी अच्छे नतीजे, जिसके चलते डीएलएफ पर जेफरीज की राय, खरीदारी की राय बरकरार रखी है और 875 रुपीस प्रति शेयर का टारगेट दिया है। अब 9वें स्टॉक की बात करते हैं। क्या खबर है हमारे सेगमेंट में, जहां क्यूएसआर स्टॉक्स और लिकर स्टॉक्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूअरीज जैसे स्टॉक्स पर नजर रहेगी। याद रखें यूनाइटेड स्पिरिट्स की कल कॉन कॉल थी और कॉन कॉल में कंपनी ने कहा कि आईपीएल इस ईयर शायद प्रीपोन हो सकती है। याद रखें यूजुअली अप्रैल मई में होती है, लेकिन इस साल इलेक्शंस है, जिसके चलते आईपीएल प्रीपोन होकर फरवरी एंड मार्च में हो सकती है, जिसके चलते क्यूएसआर स्टॉक्स और लिकर स्टॉक्स में भी आज एक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है आशीषा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इस सारे के सारे 9 के 9 शेयर बताने के लिए। मैं 9th शेयर के साथ ही शुरुआत कर रहा हूँ।
और विनीत जी से पता करते हैं। विनीत जी, आईपीएल के बाद तो ठीक ही है, आपको पता है ना इलेक्शन ईयर भी है, और इस इलेक्शन ईयर के साथ साथ में आईपीएल वाला ये तड़का अगर थोड़ा प्रीपोन वगैरह हो जाता है तो उसकी एक और बात, यूनाइटेड स्पिरिट्स के सर नंबर बहुत अच्छे आए थे इस बार, 2 दिन पहले इसके नंबर्स आए हैं, बहुत ही शानदार है। एक टेक्निकल पॉइंट भी बोल देता हूँ सर, ये ब्रेकआउट भी है। विनीत सर, क्या ये 1100 के ऊपर भी लेना जस्टिफाइड है क्या? नहीं, डेफिनेटली यूनाइटेड स्पिरिट्स इंडिया का लीडिंग ब्रांड है। इन्होंने काफी कंसोलिडेट किया, और देखिए इनका जो दो इनके जो सेगमेंट्स होते हैं, प्रेस्टीज और आपका रेगुलर यूसेज वाला, तो आप देखेंगे कि जो रेगुलर यूसेज में काफी स्टीप डाइव था, 22% डिक्लाइन था। इसके बावजूद भी इन्होंने टॉप लाइन ग्रोथ दिखा के उनके नंबर बताए और इतने शानदार प्रॉफिट ग्रोथ आई है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक डेफिनेटली लेना चाहिए। और ये दोनों सेगमेंटेशन जो हो गया है कि आपका जो इलेक्शन और ये प्रीपोन हो सकता है, तो ये काफी पॉजिटिव रहेगा ओवरऑल सेक्टर के लिए। स्पेशली ये जो पॉपुलर सेगमेंट है विस्की ड्रिंकर्स का, इसमें ग्रोथ आ सकता है, क्योंकि लिकर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव देते हैं वोटर्स को पॉलिटिकल पार्टीज। तो हमें लगता है कि काफी ग्रोथ आ सकती है। ये जो फर्स्ट क्वार्टर का जो नंबर्स आएंगे FY25 के, वो बहुत बेहतरीन रहेंगे। तो अगर आप इसके और थोड़ी देर के लिए ले सकते हो, होल्ड कर सकते हो, तो आपको शानदार ग्रोथ आ सकती है अगले 3 से 6 महीने में शानदार ग्रोथ का अनुमान। चलिए, अब हमारे साथ पैनल पर राहुल घोष भी मौजूद हैं। राहुल, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। एक क्विक व्यू आपका बाजार पर, और साथ ही ट्रेड के मौके कहाँ देख रहे हैं आप? नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो निफ्टी की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो 2500 के ऊपर मेरे लिए शॉर्ट साइड फिर से खुल जाता है। तो 2500 के ऊपर हम शॉर्ट कर सकते हैं। छोटा स्टॉप लॉस होगा 2650 पे, दैट इज 21650, एंड शॉर्ट साइड की तरफ प्ले करना चाहूंगा। बैंक निफ्टी ऑल्दो वीकर इंडेक्स है, जो बहुत जाहिर सी बात है, बट इतना ओवरसोल्ड है तो अभी फिलहाल शॉर्ट जाना मुनासिब नहीं रहेगा। कॉल्स की अगर बात करें तो L&T और सन फार्मा दोनों स्टॉक्स पे लॉन्ग जाना चाहूंगा। दोनों स्टॉक्स पे हाल ही में ब्रेकआउट हुआ है, स्पेशली सन फार्मा ब्रेकआउट के बाद कल सस्टेन भी हुआ है। तो पहले L&T की बात करते हैं। L&T वी विल गो लॉन्ग एट करंट मार्केट प्राइस, स्टॉप लॉस होगा 3505 और टारगेट होगा 3675। सन फार्मा 1400 के ऊपर लॉन्ग जाएंगे, करंट मार्केट प्राइस 1382 के आसपास चल रहा है, तो 1400 के ऊपर लॉन्ग जाएंगे, स्टॉप लॉस होगा 1330 और टारगेट इसका होगा 1495। ठीक है, राहुल का ऑलमोस्ट मानना है कि बाजार अभी वीक हैंड्स में है, तो एक थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। बैंक निफ्टी को थोड़ा अवॉइड करने के लिए इस लेवल पे शॉर्ट करने के लिए रुकेंगे, क्योंकि ओवरसोल्ड है। जैसे कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी ही पहले पुल बैक दे सकता है, अगर पुल बैक आना है तो इसलिए बैंक निफ्टी को आप क्रिटिकली वॉच करें। और आज सुबह आप भसीन जी को अगर सुन रहे थे तो वो भी यही बात कह रहे थे कि HDFC के अंदर एक तो SIP शुरू कर लो, और दूसरा उनको भी ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर पहले आपको थोड़े ग्रीन सून्स देखने को मिल सकते हैं। बट फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दो अलग अलग वॉइसेस हमको मिल रही हैं, हम क्या करें, तो आप कुछ ना करो, आप बैठ जाओ। मेरे को लग रहा है कि इस बार की सीरीज़ भी काफ़ी पोलाइट और काफ़ी लाइट जाने जा रही है, अगली बार देख लेंगे। आप 3 दिन की छुट्टी को क्यों डिस्टर्ब करना चाहते हो? आराम से स्टॉक्स चुनो। आज सन फार्मा 2 एक्सपर्ट्स ने दिया है हमको, अभी थोड़ी देर पहले राहुल ने दिया है, और इससे पहले मेरे को ध्यान है जहाँ तक शायद आयुष की कॉल थी सन फार्मा पे। यस, आयुष ने कॉल दिया और अभी राहुल ने भी आपको सन फार्मा दिया। सिलेक्टिव रहो, बढ़िया शेयर F&O के आपको मिल रहे हैं, थोड़ी थोड़ी पोजीशंस लो, हल्का हल्का काम करो, आगे बढ़े, क्योंकि बाजार के लेवल्स फ्रीज हो गए हैं। मझगांव डॉक के नंबर्स, और माफ़ कीजिए इसका ऑर्डर भी आया 1070 का ऑर्डर है इसका, हाँ, तो उसके बाद ये 3% ऊपर खोल रहा है। DLF नंबर अच्छे हैं, 3.5% ये ऊपर खोल रहा है इसको। TVS मोटर्स नंबर ठीक है, 2.5% ऊपर खोल रहा है। SW सोलार, आज भसीन जी की वापस से कॉल आई है, 2% ये ऊपर खोल रहा है। इसके अलावा बड़े शेयर्स में जो हम टॉप 50 कंपनीज की बात बोलते हैं, बजाज ऑटो के नंबर ठीक आए हैं, 2% ऊपर खोल रहा है। कोल इंडिया माइनिंग वाला शेयर ये ऊपर खोल रहा है। आइशर मोटर 1.5% ऊपर खोल रहा है। HUL कंजम्पशन 0.5% ऊपर खोल रहा है। ये कुछ एक शेयर्स हैं।
इन जो मैं पहले 5-6 शेयर्स देख पा रहा हूँ, एक तो इसमें मेरे को मेटल्स दिख रहा है, जो हमने आपको पहले भी बताया कि मेटल्स का रोल ओवर काफ़ी अच्छा है, कल की क्लोजिंग अच्छी है, आज भी काम काफ़ी हो रहा है। दूसरा मेरे को माइनिंग वाला सेगमेंट काफ़ी अच्छा दिख रहा है, कोल इंडिया भी आज ऊपर खुल रहा है। अभी मैंने NLC, NMDC और इस तरह के शेयर्स चेक नहीं किए, बट क्योंकि विनीत जी ने बोला एक बार आप इसको नोटिस ज़रूर करना, इसको आप ध्यान नहीं रख, इस पर आप ज़रूर ध्यान रखना। आ जाते हैं अब ज़रा कुछ गिरने वाले काउंटर्स पे। टेक महिंद्रा, इसके नंबर्स उतने ठीक नहीं थे और ये शेयर आज कट दिखाएगा 4% का। ध्यान रखा जाए ये नंबर से पहले थोड़ा चला हुआ शेयर भी था, इसलिए जब प्रॉफिट बुकिंग आ रही है इस पर मेरे को कोई बड़ी हैरानी नहीं हो रही है। PNB हाउसिंग के भी नंबर्स उतने ठीक नहीं थे, इसलिए उसमें भी कट दिखेगा करीब 3% का। तो ये कुछ ओपनिंग के सौदे जहाँ पे फ्रीज हुए लेवल्स हैं वो है। अब ज़रा रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं और ज़रा जल्दी से पता करते हैं, सभी टेक्निकल एनालिस्ट तैयार हो जाएं। शुरुआत करते हैं कोल इंडिया से। किरण, कोल इंडिया प्लस करें या नहीं करें? आज कोल इंडिया प्लस करें या नहीं करें? तो ओवरऑल कोल इंडिया की अगर प्राइस पैटर्न हम देखें तो 20 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से प्लस करने के लिए इसको 380 का होल्ड रखना जरूरी है। जब तक 380 के ऊपर है डेफिनेटली लॉन्ग कर सकते हैं। 375 का स्टॉप लॉस। ठीक है, डन। दूसरा शेयर आता है ग्रासिम का। ग्रासिम आज प्लस करें कि नहीं करें? जय जल्दी से बताइएगा, हाँ ना में भले। तो ये ग्रेसिम डेफिनेटली मुझे लग रहा है प्लस करके जाना चाहिए। ऊपर के लेवल 2100 को सरपास कर लेगा तो ये स्टॉक काफी अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं ऊपर के साइड। 2130 तक के स्टॉक टारगेट के लिए स्टॉक को ले सकते। ठीक है, राहुल आप जरा TVS मोटर को चेक करेंगे, 2% ऊपर खुलेगा 55 रुपये। खुलने के बाद प्लस करना है कि नहीं करना? 2% खुलने के बाद अगर 2025 के ऊपर खुल रहा है तो प्लस कर सकते हैं। अगर 2025 के ऊपर 930 के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है फिर प्लस नहीं करेंगे। नहीं, 55 पे खुल रहा है तो प्लस कर सकते हैं। 55 के ऊपर ही खुल रहा है सर, इसको प्लस कर सकते हैं, आपने जो हमको काउंट बताया। आगे बढ़ते हैं, डन। एग्री सर, टेकन, पॉइंट टेकन। सर मिंडा कॉप 2% ऊपर है, जय पटेल प्लस करना है कि नहीं करना? खुलते ही 8 रुपये ऊपर खुलेगा मिंडा कॉप। तो मिंडा कॉप काफी टाइम से कंसोलिडेशन दे रहा है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है अगर ये रेंज से ऊपर आ रहा है 405 406 से तो डेफिनेटली प्लस करना चाहिए और आने वाले दिन में 425 तक के लेवल जा सकते हैं। तो मिंडा कॉप वुड बी डेफिनेटली अ बाय। 2 फार्मास्यूटिकल की कंपनीज हैं। लॉरस लैब, नंबर बेहद ही खराब आए थे, आज पनिशमेंट उसको मिलेगी। और आजकल पनिशमेंट का मतलब ये नहीं देखा जाता F&O के नॉन F&O है, सीधा 10% का कट मिलता है स्टार्टिंग में ही। आप बुरी खबर लाओ 10% ले जाओ, माइनस सीधा 10%। आप क्या करते हो क्या नहीं करते इससे कोई मैटर नहीं पड़ता। लॉरस लैब के अंदर यही है, आप नंबर गलत लेके आए, आप ले जाओ 10% नीचे। अब देखते हैं क्या होता है आगे इसमें। और ये एक नोटिस करवाने वाला था। अब मार्केट खुला है और पहला टिक जो है वो हल्का सा लाल निशान का आया है, करीब 9 पॉइंट का, और उसका 17 पॉइंट अभी नीचे। 1200 एडवांसेस दिख रहे हैं, तो बाजार अगर नीचे जा रहा है तो थोड़ा धीरे धीरे करके जाएगा। और एक बार हमने सुबह भी आपको नोटिस कराई थी, 21,500 जब तक पार नहीं होगा आपके शॉर्ट्स ट्रैप ही नहीं होंगे। शॉर्ट्स वालों को डर ही नहीं लगता। जब डर नहीं लगेगा तो बाजार के अंदर वन डे तेजी वन डे फॉल, वन डे तेजी वन डे फॉल वाला गेम आपको खेलते रहेंगे और आप इसी चर्नी में फंस जाएंगे। आपको पता है इस पूरे सीरीज़ के अंदर 1% का सिर्फ लॉस हुआ है, लेकिन इस सीरीज़ में पता नहीं कितनी बार आपका मन ऊपर और कितनी बार आपका मन नीचे हुआ है। परसेंटेज में निफ्टी कितना गया? 1%। तो ये होता है मार्केट के अंदर एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी रेंज के अंदर रख के आपको ज़ोरदार शेक करने का तरीका। 1300 एडवांसेज अभी के अंदर है, 45,000 के ऊपर अभी बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट 44 पॉइंट की है। ध्यान रखा जाए ग्रीन शूज़ आपको जब मिलेंगे तो बैंक निफ्टी में मिलेंगे, यानी कि जब भी आपको लगे कि थोड़ा बहुत ठीक हो रही है पोजीशंस तो पहले बैंक निफ्टी से आप कंफर्म कीजिएगा हो भी रही है कि नहीं हो रही है टाइप करके। ठीक, आ जाते हैं जरा फटाफट से गेनर्स पे। मेरे को लग रहा है आज शायद मार्केट के अंदर कोई बहुत उथल पुथल नहीं होगी। आज सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी के अंदर 300 साढ़े 300 पॉइंट का दायरा रहेगा और निफ्टी के अंदर बामुश्किल से 100 से 125 पॉइंट का दायरा रहना चाहिए। आगे देखते हैं, अभी तक तो यही बन रहा है। आगे बढ़े। आज जस्ट डायल एक बार जरा स्क्रीन पे लेके आइए, वो चल रहा है ऊपर। अच्छा, मैं पहले बड़े शेयर्स बता देता हूँ, वहाँ पर आपको स्टार्टिंग में कुछ बढ़िया शेयर मिल जाएंगे। बजाज ऑटो वो करीब 1-1.5% ऊपर। अदानी पोर्ट के अंदर 1% की शुरुआती तेज़ी है। कोल इंडिया, बजाज फाइनेंस ये 0.5% ऊपर है। हीरो मोटोकॉर्प 0.5% ऊपर है। ऑटोज़ का रोल ओवर उतना भी ख़राब नहीं है, उतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन आज के दिन पे ऑटोज़ का रोल ओवर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर ये सारे ऑटो के शेयर जैसे कि बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प,
ठीक है, ये अगर शेयर 2-4 आई शेयर इंक्लूडिंग आई शेयर ये अगर ऊपर रहते हैं ना तो फिर रोल ओवर की स्थिति ठीक होगी। इस बीच हम एक ज़्यादा रोल ओवर वाले शेयर पे ब्लॉक डील लगी, अभी आपको नीचे आ जाएगी, वो डाबर का शेयर है। इसमें करीब 90% के आसपास का रोल ओवर हुआ है। FMCG के अंदर एक बड़ी कंपनी है, इसमें 18 लाख शेयरों का हाथ बदला हुआ है, अभी आपको नीचे मिल जाएगा। इस शेयर पे भी नोटिस कीजिएगा। अभी हम इसमें ज़रा टेक्निकल चेक भी ले लेंगे। NTPC 0.5% ऊपर, इसके अलावा BPCL ऊपर। इस पूरे ही तेज़ी में मेरे को रिलायंस नहीं दिख रहा, इस पूरे तेज़ी में के अंदर मेरे को ना ही ITC दिख रहा है, ना ही मेरे को TCS, ना ही मेरे को इन्फोसिस, ना ही मेरे को HDFC दिख रहा है। इन सभी शेयर्स ये उसके बिना वाले शेयर्स हैं, तो इसलिए मेरा ट्रस्ट उतनी स्पीड से नहीं आएगा, क्योंकि वेटेज वाले शेयर्स जब तक अपनी वेटेज का दम और जोर से पंच नहीं मारेंगे ना मार्केट के अंदर, तब तक कुछ होगा नहीं। आप ऐसे ही शेक के शिकार होते रहेंगे। इसलिए मैं कृपा करके आपसे बोलूँगा, आप इस शेक का शिकार ना हो। अगर मार्केट शेक कर रहा है तो आप साइड में बैठ जाइए, इंडाइसिस के तौर पर स्टॉक्स को चुनना शुरू कर दीजिए। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। फिर हम जरा छोटे मझोले शेयर पूजा त्रिपाठी आपको बता देंगी और फिर हम मेहमानों से ट्रेडिंग कॉल्स लेना शुरू करेंगे। ये हीट मैप देख के आपको लग रहा होगा कि आज ब्रेथ थोड़ी सी नेगेटिव है। ये हीट मैप सबसे बेस्ट इंडिकेटर होता है आपको बताने के लिए कि दमखम कितना है। आज आपकी मेजॉरिटी स्क्रीन थोड़ी रेड दिख रही है, 2-4 शेयर आपको ऊपर नीचे दिख रहे होंगे, वो भी परसेंटेज में कम है। लेकिन जो परसेंटेज में कट ज़्यादा है वो टेक महिंद्रा, बैड नंबर्स, TCS ड्रैग कर गया, साथ में IT के, इन्फोसिस भी नीचे है। तो आज IT की थोड़ी प्रॉब्लम फिर से नोटिस हो रही है, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये लॉरस लैब के नंबर्स आने के बाद पहले 9% का कट लगा, अभी 5%, और एक ब्लॉक भी लगा 15 लाख शेयरों का डाबर में और लॉरस में और क्रॉम्पटन में। ये तीनों में ब्लॉक लगा है और तीनों में 15-15 लाख से ऊपर के सौदे हैं। तो आप सब ये नोटिस कर लीजिएगा, ये सभी शेयर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक्सट्रीम वॉलेटाइल हैं। समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो लीव दिस शेयर। पूजा, छोटे मझोले शेयर्स में भी हम देख रहे हैं कि खबरों के चलते आज एक्शन है। मजगांव डॉक 6% ऊपर दिखाई दे रहा है, सनटेक रियल्टी 4% ऊपर है। शैलेट होटल्स में पूंजी जुटाने की खबर आ रही है, इसके चलते 4% की तेज़ी है वहाँ पर। स्टर्लिंग एंड वेस्टर्न इंडिया जैसे स्टॉक्स भी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। कमज़ोर साइड पर लॉरस लैब्स हमने हाईलाइट किया। इसके अलावा आरती ड्रग्स के नतीजे भी कमज़ोर आए थे, 4.5% नीचे कारोबार कर रहा है। PNB हाउसिंग, KPIT टेक और KI इंडस्ट्रीज़ भी करीब 2-2% की कमज़ोरी के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स पर नज़र डालें तो आज बैंकिंग शेयरों में तेज़ी है, जो छोटे मझोले स्टॉक्स हैं। इंडियन बैंक देखिए 2.5% ऊपर है, कैनरा बैंक में भी अच्छी तेज़ी है, येस बैंक में करीब 1.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। कुछ चुनिंदा NBFC स्टॉक्स के बारे में बात करें तो वहाँ पर भी मजबूती नज़र आ रही है। एक बार कुछ ओपनिंग ट्रेड्स ले लेते हैं, हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं। किरण, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। बाजार ने जो शुरुआत की हल्की कमजोरी के साथ यहाँ पर देखने को मिल रही है, ऐसे में कुछ ओपनिंग ट्रेड्स आपकी तरफ से? सोवरेन इंडेक्स की अगर हम बात करें तो साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड में, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक हमें काफी अच्छी खासी मूवमेंट दिख सकती है। जैसे डिम्पी जी ने बताया कि अगर मार्केट को बॉटम नहीं बनाना तो जो हैवीवेट शेयर है उनको मूव करना रहेगा, तो हमारा पिक हैवीवेट शेयर में से ही रहेगा, वो है SBI। SBI के डेली चार्ट की अगर आप देखोगे तो 620, 610 एक उसका क्लस्टर रेजिस्टेंस था। कल हमने देखा कि स्टॉक ने 610 के आसपास की जो लेवल है वहां से सपोर्ट लेके 620 के आसपास की क्लोजिंग है। 50 डेज मूविंग एवरेज कॉस्ट का सपोर्ट भी है और प्रीवियस रेजिस्टेंस का भी सपोर्ट है। सो कहीं ना कहीं लग रहा है कि SBI बैंक में एक अच्छी खासी तेजी एक्सपेक्टेड है, तो 620 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 600 का पोजिशनल स्टॉप लॉस रखे और अगर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू आप देख रहे हैं तो 610 का स्टॉप लॉस रखे, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है एटलीस्ट ऊपर में 635 640 तक की मूवमेंट 1 या 2 दिन में आ सकते हैं, तो SBI वुड बी द प्रेफर्ड पिक। ठीक है, आपकी तरफ से SBI है। जय, आपका ओपनिंग ट्रेड? सो मेरा ओपनिंग ट्रेड रेलवे स्टॉक्स पर राइट्स पर रहेगा। राइट्स ने आज काफी अच्छा मोमेंटम दिखाया, 3% अप है अभी अराउंड, और मुझे लगा 614 तक के लेवल जा सकता है ये स्टॉक 1-2 दिन के अंदर, तो राइट्स वुड बी समथिंग प्रेफर्ड पिक। और ऑल्सो दूसरा जो IRB इंफ्रा भी काफी अच्छा लग रहा है, वो ऐसे बाजार में भी गिरने का नाम नहीं लगा, कोई भी डीप आ रहा है वहां से बाइंग आ रही है। 50 का भी हाफ सेंचुरी लग गई, मुझे लग रहा है 52 तक के लेवल्स जा सकते हैं विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो IRB एंड राइट्स वुड बी अ प्रेफर्ड पिक इन दिस। ठीक है, जय के 2 सौदे हो गए, एक तो रेट्स और एक IRB। SBI बोला है किरण ने। राहुल जी, आपका ट्रेड ओपनिंग का? मैक्स हेल्थ शॉर्ट कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे। अगर आप वीकली कैंडल भी नोटिस करें, एक बहुत ही बेरिश कैंडल बन रहा है और आज भी स्टॉक जो है वीक है, तो मैक्स हेल्थ इस करंट मार्केट प्राइस पे शॉर्ट कर सकते हैं। 722 के आसपास चल रहा है।
टारगेट रखिएगा 702 का और स्टॉप लॉस रखिए अराउंड 740 का। F&O में है क्या शेयर मैक्स हेल्थ? मैक्स हेल्थ, यस। नहीं, F&O में तो नहीं है सर। ये इंट्राडे कर पाएंगे तो फिर, क्योंकि नहीं तो फिर डिलीवरी हाँ, होनी चाहिए अगर बेचना है तो माल हमको। नहीं तो फिर ये बिल्कुल इंट्राडे सही, होगा, है ना? नहीं तो फिर डिलीवरी होनी बिल्कुल पड़ेगी सही, हमारे ये पास तो। इंट्राडे के लिए ही है। ठीक है, डन सर। ये इंट्राडे के लिए सौदा है, अभी तो 2% नीचे है। अगर आपका डिलीवरी है तो ही आप बेचना, अदरवाइज तो फिर क्योंकि F&O के शेयर्स में तो आप कर सकते हो शॉर्ट, नेकेड शेयर्स में या फिर नॉन F&O शेयर्स में शॉर्ट नहीं कर सकते आप, क्योंकि उसके अंदर डिलीवरी होना ज़रूरी है, तभी आप बेचोगे उसको। आगे बढ़ते विनीत सर, एक शेयर ना हम रोज़ डिस्कस करते हैं और रोज़ हमारे को चकमा तो खैर क्या देना होता है, हमने इसको नोटिस भी करवाया था, वो था IFCI। सर आपने रीडिंग की है IFCI की कुछ? ये बहुत बेहतरीन तरीके से चला, आज भी 8% ऊपर है। कल सर्किट था सर, एक दिन का गैप लिया, उससे प्रीवियस डे भी सर्किट था, आज फिर से 8% है। 51 हो गया सर ये शेयर, 24 रुपये का शेयर था। नहीं, ये एक्चुअली मेरे से मिस हो गया था। मैं अभी फिलहाल ट्रैक नहीं कर रहा हूँ। ओके ठीक है सर, ऐसा मिस मत कीजिए आप, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए अच्छा नहीं है। आप मिस कर देंगे तो आपके लिए तो अच्छा है ही नहीं, हमारे को भी अच्छे से ट्रेड नहीं मिल पाएंगे। आप सर अच्छे से देख लिया कीजिए। अच्छा विनीत सर, एक चीज़ मेरे को और बताइए, ये रेलवे काउंटर्स पे आपका अभी भी कन्विक्शन उतना ही हाई है जितना आज से 6 महीने 8 महीने पहले हाई हुआ करता था? क्योंकि इनमें एक्सट्रीम वॉलेटाइल है, जिस दिन गिरते हैं ना सब लोगों के मुंह पे एक ही जवाब होता है, अरे भैया बहुत चल चुके थे इसलिए टूट रहे हैं, इसलिए इनमें प्रॉफिट बुकिंग आती है। और जिस दिन चलते हैं ना उस दिन फिर बोलते हैं नहीं नहीं बैलेंस शीट तो ठीक ही है ना, ऑर्डर बुक तो ठीक ही है, काम तो ठीक ही हो रहा है, रेलवे के अंदर DNA चेंज हो रहा है, तो फिर एक भी दिन टूट गए तो क्या बड़ी बात है? तो ये दोनों ना मिक्स्ड वॉइस आती हैं अलग तरह, जो कानों में सुनाई देती हैं। सर आप जरा रैशनल अप्रोच बताइए कि इन रेलवे काउंटर्स में करना क्या चाहिए हमको? देखिए, रेलवे काउंटर्स आर गोइंग एग्जैक्टली द वे द डिफेंस स्टॉक्स हैव गॉन। वैल्यूएशन रिच है, ऑर्डर बुक बढ़ती जाती है, इनके काम बढ़ते जाते हैं और इनका ग्रोथ भी आ रहा है, तो वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं कर रहे, बट इतना बिजनेस मोमेंटम इतना स्ट्रांग है कि दे आर स्टार्टेड डिस्काउंटिंग 3 years अहेड। तो आपको ये सेक्टर अगर प्ले करना है तो आपको ये माइंड में एक चीज तो जरूर रखनी चाहिए कि वैल्यूएशन रिच है और इसमें थोड़ी बदगड़ अभी ज्यादा बढ़ जाएगी। सो ये दोनों चीजें ध्यान में रख के इसको प्ले करना है। लेकिन इनके जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स है ना काफी इंटैक्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है रिगार्डिंग रेलवे स्पेंड्स वो तो इंक्रीजिंगली बढ़ते जाने वाले। राइट तो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सेक्टर, राइट्स जैसे स्टॉक्स। सुबह हमें कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ भी मिले थे, अभी जय पटेल भी राइट्स पर अपनी राय दे रहे थे, तो इन सब स्टॉक्स पर आप नज़र रख सकते हैं। आज शिपिंग कंपनियों में हम तेज़ी देख रहे हैं। मजगांव डॉक तो हमने हाईलाइट किया था, 4% ऊपर है। उसके अलावा गार्डन रीच देखिए, यहाँ पर भी 4% की मजबूती है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये भी 7.5% ऊपर ये स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है आपको राहुल मौजूदा स्तर पर? तो मैज़गान डॉक एक छोटा सा चार्ट स्ट्रक्चर के लिए वेट कर रहे हैं और फिर लॉन्ग जाने का संभावना बेटर रहेगा। तो अगर स्पेसिफिक लेवल्स की बात करें तो 2460 के ऊपर ही कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि आप नोटिस करेंगे जो मूव आया है आज वो सस्टेन नहीं हो रहा है अब गैप अप के बाद भी। तो गैप अप थोड़ा सस्टेन हो जाए, फिर से थोड़ा सा मोमेंटम आ जाए जो 2460 के ऊपर यही इशारा करेगा, तब लॉन्ग जा सकते हैं विद स्टॉप लॉस एट 2400। 2400 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर नजर रख सकते हैं। इस बीच कुछ और स्टॉक्स पर नज़र डालें तो टेक महिंद्रा देखिए अब कमज़ोर हो रहा है, और आईटी स्टॉक्स में हम प्रेशर भी देख रहे हैं। टेक महिंद्रा 5% नीचे आ चुका है, HCL टेक 2% नीचे, इन्फोसिस, विप्रो। तो आज निफ्टी के टॉप लूजर्स की अगर बात करें तो टॉप 5 शेयर्स में आईटी स्टॉक्स के ही नाम निकल कर आ रहे हैं। कहीं शॉर्ट की ट्रेड दिखाई दे रहे हैं आपको जय? तो शॉर्ट के ट्रेड अभी मैं अवॉइड करूंगा यहाँ पर, पर्टिकुलरली आईटी स्पेस पर। बट हालांकि कोई भी डीप है तो डेफिनेटली मुझे बाइंग स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम, जैसे विप्रो है तो थोड़ा डाउन, अगर ये स्टॉक 466 तक आए तो डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर मैं ले सकता हूँ। बट शॉर्टिंग के लिए आई वोंट सजेस्ट कि
आईटी स्टॉक्स में भी शॉर्ट करना चाहिए फ्रेश। ओके ठीक है, तो आईटी स्टॉक्स में फिलहाल फ्रेश शॉर्ट करने की सलाह नहीं है। हम आपको कुछ देर पहले बैंकिंग स्टॉक्स भी हाईलाइट कर रहे थे, उसमें इंडियन बैंक देखिए अब 4% ऊपर आ चुका है ये स्टॉक। किरण, कोई ट्रेड नज़र आ रहा है आपको इंडियन बैंक या दूसरे अन्य बैंकिंग काउंटर में? क्योंकि मिड कैप स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि तेज़ी दिखाई दे रही है बैंकिंग स्पेस की अगर बात करें तो। इंडियन बैंक में क्या कोई ट्रेड लेके जाना चाहिए? सो ओवरऑल हमने पीएसयू बैंक में एसबीआई ऑलरेडी डिस्कस किया था। अगर हम इंडियन बैंक की बात करें तो इंडियन बैंक में भी जैसे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हमें डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। सो इंडियन बैंक करंट मार्केट प्राइस से हमें लॉन्ग करना चाहिए। नीचे में जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा बड़ा रखना चाहिए क्योंकि ओवरऑल मार्केट हमें थोड़ा वीक लग रहा है और कहीं ना कहीं स्टॉक काफी वॉलेटाइल है। तो 460-61 के आसपास हमें लॉन्ग करना चाहिए। जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 440 का मेंटेन करना है। और ओवरऑल जिस तरह के चार्ट पैटर्न है कहीं ना कहीं वी आर एक्सपेक्टिंग के आने वाले समय में 490 से 500 तक के टारगेट आ सकते हैं। तो थोड़ा पोजिशनल व्यू रख के इंडियन बैंक डेफिनेटली लॉन्ग करनी चाहिए। ओके विनीत जी, मैं ये तो मानता हूँ कि बाजार में बड़े शेयर्स चलेंगे तभी मार्केट की रिदम भी ठीक होगी और तभी मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल भी हाई होगा। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं कि सर अगर बाजार शायद थोड़ा रेंज में रहे, वॉलेटाइल भी रहे, लेकिन वो अपना काम कर सकते हैं। IFCI उसका बेस्ट एग्जांपल है। बाजार पूरी तरह से रेंज में है पिछले हफ्ते से या पूरे महीने से मैं बोल सकता हूँ, लेकिन एक महीने का एग्जांपल IFCI ने आपको अलग से आउट परफॉर्मेंस करके दिखा दिया। सर ऐसा ही ना एक शेयर मेरे पास और भी है, मेरे को ऐसा लगता है ये भी अगर मार्केट वॉलेटाइल भी रहता है ना तब भी शेयर में काफ़ी दम लग रहा है क्योंकि पैटर्न स्ट्रॉन्ग है और मैं उसको ज़रा टेक्निकली चेक कर रहा हूँ। उस शेयर का नाम है माफ़ कीजिए येस बैंक। विनीत सर, ये तो आपसे मिस नहीं हुआ, ये आपने देख रखा सर, स्टडी कर रखी है। मेरे को 25 रुपये में येस बैंक क्या समझ में आ रहा है, क्या ठीक समझ में आ रहा है? नहीं, येस बैंक के नतीजे काफी अच्छे थे एंड हमें लगता है कि देर इज अ गुड चांस दैट ये स्टॉक एक मोमेंटम प्ले बन सकता है। लेकिन इसकी ना इक्विटी बहुत बड़ी है तो इसका सप्लाई भी बहुत आता रहेगा, तो ये जो स्टॉक है इट विल राइज ग्रेजुअली। मुझे नहीं लगता है कि ये IFCI की तरह सर्किट पे सर्किट पकड़ के चलेगा स्टॉक। कॉन्फिडेंस है आपको इसके अगर ये चलेगा तो ये कहां तक जा सकता है और क्या कंफर्ट है 25 रुपए में लेना? देखिए, मोमेंटम प्ले है, थोड़ा हाई रिस्क है एंड सिंस यू आर इंसिस्टिंग सो मच मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ये। मुझे लगता है कि 35 तक जा सकता है ये स्टॉक। तक जा सकता है, थोड़ा वॉलेटाइल होगा, IFC जैसा नहीं होगा क्योंकि लिक्विडिटी हैवी है और इसके अंदर क्या होगा कि 10 रुपये ऊपर मतलब 10% ऊपर तो 4% नीचे, 10% ऊपर 4% नीचे, ऐसा करके आपको जिसे कहते हैं ना कि आराम आराम से ऊपर नीचे हल्का हल्का शेक करते हुए लेके जा सकता है। बट इसका मंथली चार्ट जो आदमी देख रहा है ना आपको दिख जाएगा फर्स्ट साइन ऑफ बाइंग के आपको थोड़े थोड़े विजिबल होंगे। ये पूरा कंसोलिडेशन है इसका 21 से लेकर 24 तक का 3 साल का लंबा वनवास काट के ये शायद निकलने की तैयारी कर रहा है। उम्मीद करते हैं जिनके पास भी है इन्वेस्टर्स को बेनिफिट मिले। एक बार ज़रा निफ्टी वापस से स्क्रीन पे लेके आएँ, फिर बलरामपुर चीनी के बारे में पता करते हैं। राहुल जी आपने ज़रा बलरामपुर चीनी के चार्ट देखिए, जब तक मैं ज़रा एक निफ्टी का एक पॉइंट क्लियर कर दूं, जब तक आप बलरामपुर चीनी देखिए फिर मैं आप पर लौटता हूं। एक्सट्रीम वॉलेटाइल है, आज करीब करीब मेरे को लग रहा है कि 100 पॉइंट की रेंज रहेगी और इसी 100 पॉइंट की रेंज के अंदर ऑलरेडी 80 पॉइंट का जोल्ट यानी कि झटका बाजार ऊपर नीचे कर चुका है। तो अभी ये लो को भी टेस्ट करके रहा है, हाई को भी है, तो ये लो में 21,300 और हाई में 21,550, यही आज की शायद रेंज रह सकती है। इसलिए जिसको रेंज प्ले करना आता है इंट्राडे में वो भी, तो वो तो करे काम, नहीं तो इंडाइसिस में बैठ जाएं। और अगर आप रोल ओवर करना चाहते हैं तो जैसे भसीन जी कह के गए हैं कि रोल ओवर कर सकते हो आप माफ़ कीजिए तो मेरा भी मानना है कि हल्का सा रोल ओवर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी का रोल मत कीजिए। एग्जांपल के लिए 10 लॉट है तो 5 को रोल करके जाइए, 5 को यहीं सेटल करके जाओ, क्योंकि बजट भी है और फिर RBI की वगैरह पॉलिसी वगैरह भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बलरामपुर चीनी, राहुल सर एक बार आपने देख लिया बलरामपुर चीनी का चार्ट, इसका पोजीशनिंग अच्छी बन रही है क्या? मेरे को तो शुरुआती डाटा तो ठीक लगा इसका। फरमाया आपने, तो सही दिख रहा है डेटा भी। 390 जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अराउंड 380 पे रखिएगा और टारगेट जो है
राइट तो ये है सलाह बलरामपुर चीनी पर। क्योंकि डिम्पी आप अभी थोड़ी देर पहले IFCI हाईलाइट भी कर रहे थे, लेकिन इस बीच हमने देखा कि काफ़ी सारे PSU स्टॉक्स चले भी थे। विनीत जी आपसे सलाह लेंगे ये जो PSU कंपनियां हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा चली भी, लेकिन जब बीच में करेक्शन आया था मंगलवार के दिन हमने देखा तो सबसे ज़्यादा टूटी भी यही कंपनियाँ थी, LIC, SBI, रेलवे स्टॉक्स, भारी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। अब ये फिर चलना शुरू हुई है। PSU स्टॉक्स में क्या अभी भी आप कोई फ्लेवर देख रहे हैं, कोई स्पेस, कोई कंपनी जो अच्छी लग रही है आपको PSU स्पेस में एंट्री लेने के लिए? देखिए, बैंकिंग शेयर्स अच्छे लगते हैं पीएसयू में। ये इनमें अभी भी काफी वैल्यू है एंड ये आगे जाके आने वाले क्वार्टर में मेरे को उम्मीद है कि सारे स्टॉक्स चलेंगे। आप देख रहे कैनरा बैंक चल रहा है, लेकिन एसबीआई बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो मुझे लगता है, उम्मीद है कि काफी वैल्यू है एसबीआई में, और ये स्टॉक सूनर देन लेटर चलना चाहिए। इस बीच SBI की कॉल के बारे में ऑलरेडी आपको आज सुबह किरण ने भी बताया है, और यही सरकारी बैंकों का खेमे में आपको वैल्यूएशन अच्छी दिखती है, ये विनीत सर भी कह रहे हैं। तो आप बैंक को भूल तो नहीं सकते, आप तोड़ें या चलाएं जो भी करें, बट बैंक को आप रोज डिस्कस भी करेंगे और ट्रेड भी दिखेंगे, आइदर साइड, सेल के भी और बाय के भी। अभी वैल्यूएशन पे आके बैंकिंग खड़े हो गए हैं, पहले ग्रोथ पे बैंकिंग थे। खैर, हम एक्सपायरी को लेकर सब कुछ डाटा आपके सामने रखती हैं। एक ट्रांसफार्मर है, रेक्टिफायर्स हमने आपको बताया होगा कल, कुछ बोरा ने आपको रिकमेंडेशन भी दी थी। कल ताबड़तोड़ चला, 4% था मेरे को जहाँ तक ध्यान है, बाद में 16% तक इंट्राडे गया, आज फिर से 15% ऊपर है। तो आप ना सेलेक्टिव रहिए शेयर्स के अंदर। हम भी देखिए, मैं आपके सामने ना कॉपी रखता हूँ, आप भी ऐसे लिखते जाइए कीजिए, तो आप भी भूलेंगे नहीं कि ये सारे शेयर्स क्या हैं, कैसे अपने को करना है, किस में काम करना है। मैं उसके आगे ना मार्किंग भी करता हूँ, मैं तो स्टार मार्क कर देता हूँ, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, और लास्ट में जाते थे जो शो कंप्लीट करता हूँ ना, तो 5 स्टार वाले सारे शेयर चेक कर लेता हूँ, ये मेरे काम के भाई, इसमें मेरे को कुछ समझ में आएगा तो मैं देखूंगा। मैं 3 स्टार वालों को ठीक है देखा अनदेखा भी कर सकता हूँ, बट 5 स्टार को नहीं छोड़ता। तो आप भी खुद से मार्किंग करो, ग्रेडिंग करो। एक्सपर्ट्स बोल सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स आपको ट्रेड पंच नहीं करवा सकता, तो पंचिंग आपको खुद करनी पड़ेगी। खैर, एनी हाउ, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक शेयर जरा दिखाइए, बॉम्बे डाइंग के नाम से, एकदम से स्पीड से इसके अंदर एक ज़बरदस्त वॉल्यूम आया है, बॉम्बे डाइंग। एक बार जरा दिखाएंगे आप। ये एक्चुअली कोई एफ&ओ का इससे लेना देना नहीं, बट फिर भी ये एक्सपायरी के आसपास ना जाने क्यों एक्टिव हो जाता है। ये 4% ऊपर है। एक बार जरा इसमें कोई ट्रेड बनता है क्या बॉम्बे डाइंग पे? किरण, एक बार आप चेक करेंगे। डाइंग की अगर हम बात करें तो जिस तरह से डेली चार्ट प्राइस हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये स्टॉक में एक ब्रेकआउट कैंडिडेट है। एक मल्टीपल रेजिस्टेंस हम देख रहे थे कहीं ना कहीं 175 170 के आसपास। उसके ऊपर कल भी और आज भी सेट जो है प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग करके जाना चाहिए। कल की जो वोलेटिलिटी है उसके हिसाब से स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन रहा है यहाँ पे 164 का। 164 के स्टॉप लॉस से हम लॉन्ग करेंगे, और जिस तरह के मंथली और वीकली चार्ट देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये स्टॉक तैयारी कर रहा है 200 तक के जाने के लिए। तो 200 तक के टारगेट के लिए डेफिनेटली मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए, और रोलर स्टॉप लॉस 164 का रहेगा। जय पटेल, कल सोनी पटनायक ने ना हमको एक कॉल दी थी 2700 की, वो थी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। तो कॉल तो थोड़ा चली है उनके प्राइस से। आज भी रिलायंस हेल्प तो करना चाहता है मार्केट की। अगर आप देखें तो 5-6 रुपये ऊपर ही है, इन स्पाइट ऑफ दिस की 50 पॉइंट इस समय नीचे निफ्टी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज इस कॉल में बने रहे। 2700 की स्ट्राइक की कॉल थी, या फिर आपका रिकमेंडेशन कुछ और है? जय, आवाज आ रही है? हेलो, या सो सॉरी। सो रिलायंस की बात करें तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली थोड़ा हेल्प दे सकता है, बट अभी मैं इंतजार करूंगा फ्रेश ट्रेड के लिए, बिकॉज 2697 इवन 2700 भी लेके चले साइकोलॉजिकल है, उसके पार जाना बहुत अभी आवश्यक है आज के दिन में। सो रिलायंस के लिए आई वुड वेट 2700 को एक बार पार करने दीजिए, उसके बाद फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। या जो कॉल थी सोनी जी की कल के क्लोजिंग शो पर, डेफिनेटली वहां पर होल्ड करके चल सकते हैं। और प्रॉब्लम कोई नहीं दिख रहा, डेफिनेटली रिलायंस सपोर्ट करेगा। और इवन डिम्पी जी, राइट्स का जो आज मैंने सुबह ओपनिंग ट्रेड में दिया था वो हिट हो चुका है 6 अराउंड, अभी काफी अच्छा आया। जस्ट अ सेकेंड। सो अराउंड 618 का हाई जाके आया, आज के दिन में 595 पर दिया था ओपनिंग शो में। सो डेफिनेटली एक मोमेंटम आया 3% का राइट्स पर आज।
ठीक है सर, डन, बिल्कुल सर। टारगेट हिट भी हुआ है हमने, आपने जो हमको राइट्स बताया था सर, मैंने अच्छे से नोट भी कर रखा। आपने आईआरबी भी बताया था सर, आईआरबी में बने रहे ना, अभी भी कोई निकले तो नहीं है ना आईआरबी? आपकी दूसरी कॉल आईआरबी थी। 50 पर दिया था, वो भी 50.5 चल रहा है। थोड़ा छोटा स्टॉक है बट 50 पैसा का अभी आज मोमेंटम आया, 1.5-2% का मोमेंटम आज के दिन में दिखाया और मुझे लग रहा है 51 आज के दिन में ही आ सकता है। सो डेफिनेटली होल्ड करके चल। एक और पता करना है, आज सुबह विनीत सर से बात हो रही थी। विनीत सर अभी हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन उनको बधाई देना चाहता था। एक्चुअली उन्होंने कहा था कि माइनिंग वाले शेयर, देखो यही होता है अच्छे पढ़े लिखे एक्सपर्ट्स का बताने का, वो आपको ना हवा में और ट्रेंडिंग जो माहौल चल रहा है इधर उधर की वॉइस से ना अपने आप को फिल्टर लगा सकते हैं। नॉइस कैंसलेशन होता है ना फ़ोन में, तो कुछ कुछ वैसे अपने कानों में लगाए रखते हैं, वो अपने इंटेलिजेंस के बेसिस पर देती है। उन्होंने हम सब की कल्पनाओं से परे था कि वो माइनिंग बोलेंगे। उन्होंने कहा नहीं, माइनिंग वाली कंपनीज़ पे आप ध्यान रखो, खासकर लिग्नेट वाली कंपनीज़ पे। आपको मैं एनएलसी इंडिया दिखाता हूँ। मेरे पास अभी तक का अपडेट ये है कि मेरे पास कोई न्यूज़ नहीं है इसकी, एनएलसी इंडिया की। मैंने अभी चेक भी किया, लेकिन एनएलसी इंडिया आज ऊपर है, 5% ऊपर है आज। एनएमडीसी का भी शुरुआती डाटा मैं एफ&ओ का चेक कर रहा था, मेरे को ख़राब नहीं बनता वो दिख रहा। एक तो ये अब दिखा दो स्क्रीन पर आप। कोल इंडिया इतना बुरा नहीं है, आप कोल इंडिया भी दिखा सकते हो आप। ठीक है, एक बार ज़रा दिखाइए कोल इंडिया भी स्टार्टिंग में। ये देखिए कोल इंडिया भी, और एक शेयर हुआ था एक नाल्को है जरा नेशनल एल्यूमिनियम है, एक उसको भी दिखा दो आप। तो एनएलसी इंडिया, एनएमडीसी, कोल इंडिया, ये कुछ एक शेयर आज डिस्कस होते हैं। ये है नाल्को। तो जो चारों शेयर माइनिंग के आज हमने सुबह डिस्कस किए और ये सारे खुलने के बाद ऊपर आए हैं और अपने हाइस पे हैं। तो ये एक अच्छे एक्सपर्ट की और एक मार्केट में समझे हुए एक्सपर्ट्स की पहचान होती है, और आपको आज साफ साफ विनीत जी ने ये प्रूव करके फिर से दिखाया। कोई वॉइस नहीं, इधर उधर की कोई चर्चा नहीं, सीधा सीधा बताया कि माइनिंग की कंपनीज हैं, इस पर ध्यान रखो, ये पोस्ट बजट भी काम आएंगी। आगे बढ़े, एक शेयर मेरे को जरा पता करना है, वो है OFSS। क्या ताबड़तोड़ चला, क्या रिजल्ट रहा, क्या सीरीज रही इसकी इस बार की। राहुल जी, शुरुआती डाटा जो फेब में मंथ का कॉन्ट्रैक्ट चेक कर रहा हूँ, तो ये तो उसमें भी पॉजिटिव रोल ओवर होके जा रहा है। आज फिर ये 5% ऊपर है, ये भी और चलेगा क्या? थका नहीं क्या अभी? इतना बड़ा अपमूव के बाद भी आप नोटिस करेंगे कि 2-3 दिन कंसोलिडेट किया और आज फिर से शायद 4-5% ऊपर है। तो अभी भी स्कोप है इसका ऊपर जाने का। 6900 के आसपास प्राइस ट्रेड कर रहा है, 7100 का अभी भी स्कोप चार्ट्स पे लग रहा है। तो यस, अभी भी पोटेंशियल है स्टॉक का। OFSS पर ये सलाह। PTC इंडिया भी एक बार देखिए, ये स्टॉक भी अपने ऑल टाइम हाई पे कारोबार कर रहा है, 13% ऊपर ये शुरुआती ट्रेड में आ चुका है। 12.5% की तेज़ी यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रही है स्टॉक में। जय, क्या सलाह देंगे स्टॉक पर? फ्रेश एंट्री करें? तो पीटीसी इंडिया पर जस्ट अ सेकंड। सो ये पीटीसी इंडिया डेफिनेटली गैप के साथ जो ओपन हुआ है, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। आज के दिन के लिए मोमेंटम प्ले हो सकता है, बट थोड़ा मुझे लगे गैप फिल करने के लिए वापस आ सकता है, तो थोड़ा कॉशियस रह के यहाँ से बाय करने की सलाह रहेगी। अभी बहुत एग्रेसिवली बाइंग करने की यहाँ पर मैं सलाह नहीं दूंगा, थोड़ी छोटी क्वांटिटी पर यहाँ पर बाय करके चल। ठीक है, डन। हालांकि मैं एक चीज़ आपको फिर से नोटिस कराता हूँ, इंडिया विक्स। आप बोलते होंगे कि डिम्पी जी रोज़ रोज़ इंडिया विक्स दिखाते हैं, ना जाने इनको इंडिया विक्स से क्या प्यार है। सर, इंडिया विक्स से प्यार नहीं है। इंडिया विक्स बहुत अच्छा एक गॉज है, एक अच्छा मीटर है जो आपको बताता है कि इस समय की सिचुएशन क्या है। ये फियर का मीटर। अच्छा, मैं आपको बता दूँ इसका मैसेज क्या है। ये फियर का मीटर है, ये वॉलेटिलिटी का मीटर है, और आजकल ना ये रिवर्सल का मीटर भी है। ये जैसे ऊपर जाए और एक बार रुक जाए और वहाँ से ना रिवर्स करे, तो बाजार वहाँ से बॉटम बना के थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी करवाता है। तो इंट्राडे रिवर्सल करने का भी मीटर हो गया ये, क्योंकि 4-4, 5-5% के रोज स्विंग आते हैं विक्स के अंदर। तो अगर आप अच्छे से विक्स को भी देखेंगे ना, तो बहुत हेल्प मिलते हैं। पहले मैं अभी नहीं देखता था, फिर किसी एक्सपर्ट ने मेरे को विक्स के बारे में बताया, फिर मैंने उसे ट्रेनिंग ली 5 दिन की। मैंने रोज़ 5 दिन विक्स देखा, तो मेरे को काफ़ी हद तक उसका हेल्प पता लगा, और मेरे एनालिसिस में थोड़ा फ़र्क आया उससे, विक्स से। तो मैं बोलूँगा आप ना ये अर्निंग और लर्निंग के कंसेप्ट में जाओ। मेरा कभी मन नहीं होता कि मैं आपको सिर्फ टिप्स के तौर पर रखूँ। मेरा खुद से ऐसा मन होता है कि आप इस शो से बहुत कुछ लेके जाओ, ना केवल सिर्फ अच्छे ट्रेड, बल्कि अच्छी लर्निंग, गेस्ट का अच्छा जज्बा। आज देखो आप, राहुल, जय पटेल, किरण,
इन तीनों का व्यू पॉइंट अलग अलग है। जय पटेल को ऐसा लगता था कि इंडाइसिस थोड़े ठीक है, बैंक निफ्टी को अभी हम थोड़ा देख सकते हैं। राहुल ने कहा मेरे को तो इंडाइसिस ठीक नहीं लग रहे। तो एक ही मंच है, एक ही प्लेटफॉर्म है, बट दोनों इंडाइसिस का व्यू पॉइंट, दोनों ही एक्सपर्ट्स का व्यू पॉइंट अलग है। तो जहाँ कन्फ्यूजन है ना, आपको वो मार्केट के अंदर भी दिख रही है वो कन्फ्यूजन। आप जरा दिखाओ निफ्टी का चार्ट, ये देख रहे हो, वॉलेटाइल, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक में कोई दिक्कत नहीं। आज सन फार्मा दिया राहुल ने भी आपको, सन फार्मा दिया आयुष ने भी आपको, ये जरा सन फार्मा भी आप दिखाओ। आप अलग अलग स्टॉक्स आप देखते जाओ, आप जहां जहां आपको ठीक लग रहा है ना, वहां अपनी पोजीशनिंग को क्लियर करते जाओ, आगे बढ़े। रिलायंस इंडस्ट्रीज पे मैंने ऑलरेडी वैसे कॉल ले ली है। जय पटेल ने कहा कि आप सोनी पटनायक के 2700 की स्ट्राइक वाली कॉल के साथ बने रहो। मेरा मानना है कल आपने ली थी तो आपका सौदा पॉजिटिव अभी भी खड़ा होगा, आप उसमें बने रहो उस कॉल के अंदर। आते हैं जरा लॉरस लैब पे। आज का जो एक्सीडेंट सुबह सुबह हुआ, 10% शेयर टूटा, अभी 5 से 6% है, नंबर इसके ख़राब है। काफ़ी सारे लोगों ने शुरू से बोला इसका नंबर ख़राब आए हैं। शेयर अच्छा था, नंबर ख़राब ने डेंट दे दिया। राहुल जी ऐसा होता है, ये डिविस के साथ भी होता था। डिविस पुल बैक करता था, नंबर आते फिर नीचे, जितनी करी कराई मेहनत सब खराब, फिर चलता फिर नंबर आते फिर नीचे। वो नंबर्स का ऐसा शिकार हुआ कि 4 क्वार्टर तक अपने जितने पुल बैक दिखाता था एक एक दिन में, वो सारे पुल बैक उसने महीने महीने के गवा दिए। सर लॉरस लैब के साथ कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा, ये चलेगा, नंबर ने फिर खराब कर दिया इसको आज। बिल्कुल सही कहा आपने। तो लॉरस लैब्स का एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि जो डे लो पे 10% नीचे खुला था, वहां से पूरा रिबाउंड होके 376 के आसपास चल रहा है। फिर भी अभी बाई तो करने की सलाह नहीं होगी। अगर बाई करना है और थोड़ा अग्रेसिव बाई होगा, 385 के ऊपर ही वो लेवल आता है। अभी भी शायद 2.5-3% बचा है। तो अगर लॉन्ग करना है तो थोड़ा वेट करना है और 385 के ऊपर ही करना है। आप बिक्स पे एक बात कर रहे थे, जो मैं थोड़ा-सा आपको और दर्शकों को बता दूँ कि दर्शक नॉर्मली नोटिस करेंगे कि इतना वॉलेटिलिटी के बाद भी विक्स जो है 13-14 पे ही क्यों ट्रेड कर रहा है। जनरली आप नोटिस करेंगे कि बिफोर बजट्स विक्स 15-16 मिनिमम चला ही जाता है या 20 के आसपास चला जाता है। क्योंकि विक्स का जो कैलकुलेशन है मैथमेटिकली आप नोटिस करेंगे, उससे ये जो वॉलेटिलिटी हो रहा है वो फैक्टर इन हो रहा है। इसके वजह से, ये कैलकुलेशन की वजह से ये 14-15 के ही रेंज में रह रहा है। ये सर अच्छा ऑब्जर्वेशन सर आपने बताया। सर इसलिए तो आप जैसे गेस्ट की हमको ज़रूरत पड़ती है ना। देखिए हमने आपसे विक्स का पता नहीं किया, लेकिन आपकी रीडिंग कितनी अच्छी आई हमको कि आप जितनी भी वॉलेटिलिटी कर रहे हैं मार्केट के अंदर, भले ही 2000 पॉइंट जा चुके हैं बैंक निफ्टी के अंदर, है ना, निफ्टी के अंदर भी कट लगा 700-800 पॉइंट का, ये सब कुछ डिस्काउंट हो रहा है 15 के विक्स के अंदर ही। नहीं तो एथिकली तो बढ़ जाना चाहिए था, और ये तो ब्रेकआउट कैंडिडेट भी है, इसको तो बढ़ना चाहिए, लेकिन सब कुछ डिस्काउंट कर रहा है क्योंकि इसके ऊपर एक अम्ब्रेला लगा हुआ है, डेट इज कॉल्ड फ्यूरियस बुल रन का। खैर एनी हाउ, आगे बढ़े। पूजा जी या जय, ये स्टॉक कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि ये बहुत तेजी से नहीं आगे बढ़ा, लेकिन धीरे धीरे करके ऊपर आया, और आज भी देखिए अगर लेवल्स देखेंगे तो ये स्टॉक भी अपने ऑल टाइम हाई के पास कारोबार कर रहा है। बहुत तेज़ी से नहीं चला, लेकिन अगर पिछले 1 महीने का अगर चार्ट देख लें तो 8% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। तो लॉन्ग टर्म निवेशक है जो पिछले काफ़ी समय से इसको होल्ड कर रहे होंगे कमिंस इंडिया को, उनको यहाँ पर ज़रूर फ़ायदा हो रहा होगा इस स्टॉक में। अब क्योंकि ये ऑल टाइम हाई लेवल्स के पास है, इस स्तर पर कैसा लग रहा है आपको ये स्टॉक? कमिंस इंडिया को डेफिनेटली एक हम हाई लो की पैटर्न डेफिनेटली विजिबल है ये स्टॉक में। मुझे लग रहा है ये स्टॉक और पॉजिटिव कारोबार दिखा सकता है। कैपिटल गुड इंडस्ट्री में काफी मुझे अच्छा मोमेंटम आते हुए दिख रहा है, और हम देखें तो अगर ये स्टॉक का वीकली और डेली चार्ट देखें तो कंटिन्यूसली ये स्टॉक अराउंड 350 के भाव से कंटिन्यूसली बढ़ रहा है ऑन मंथली चार्ट, एंड वीकली चार्ट पर भी देखें तो काफी अच्छा मोमेंटम ये स्टॉक ने दिखाया। 90 की मूविंग एवरेज के कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है, और ये स्टॉक में कुछ गिरावट भी नहीं दिख रही। सो मुझे लगा ये स्टॉक में अच्छा एक बाइंग आ रहा है, और ये साल डेफिनेटली अच्छा जा सकता है ये कैपिटल गुड इंडस्ट्री के लिए। तो कमिंस इंडिया थोड़ा पोजिशनली होल्ड करे तो मुझे लग रहा है अराउंड 2300-2400 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो कमिंस इंडिया डेफिनेटली बाय करना चाहिए, और यहाँ से मुझे लग रहा है कोई भी डीप मिले, बिकॉज यहाँ से अभी 9 डे मूविंग एवरेज से थोड़ा ऊपर चल रहा है, तो 2030 के वहां पर अगर कोई डीप मिले तो डेफिनेटली इट वुड बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी ये स्टॉक में। 2000 के पार नीचे हुए जाते हुए मुझे अभी नहीं दिख रहा। सो डेफिनेटली एक अच्छा प्ले है कैपिटल गुड इंडस्ट्री के लिए, और इलेक्शन तक ये स्टॉक काफी अच्छा मूवमेंट दिखा।
इसको आप अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए लिहाज से ही इस पर नज़र रखिए। इलेक्शन तक अगर देखेंगे तो अच्छी तेज़ी यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड है और मौजूदा स्तर पर भी अच्छा लग रहा है ये स्टॉक। होम अप्लायंसेज, कंज्यूमर गुड्स जैसी कंपनियों पर नज़र डालें, वहाँ पर भी तेज़ी बनी हुई है। एम्बर इंटरप्राइजेज, आईएफबी इंडस्ट्रीज़ देखिए, आईएफबी इंडस्ट्रीज़ में लगातार तेज़ी बनी हुई है। आज कंपनी के नतीजे भी आएंगे, आज 25 जनवरी जी, आज कंपनी अपने नतीजे भी घोषित करेगी और उसके पहले भी हम देख रहे हैं स्टॉक एक अच्छा रनअप दिखा चुका है और अभी नतीजे आए नहीं है, लेकिन नतीजे हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि इन तमाम कंपनियों से इनफैक्ट आउटलुक के फ्रंट पर नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। आईएफबी इंडस्ट्रीज, आम्बर एंटरप्राइजेस, पॉलीकैब इंडिया, सभी स्टॉक 4.5 से 4% की मजबूती आज दिखा रहे हैं। कोई ट्रेड नज़र आ रहा है आपको राहुल, इन सभी कंपनियों में से कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है आपको? तो स्पेसिफिकली आईआरबी इंफ्रा की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक एक पॉसिबिलिटी है लॉन्ग करने का। अभी भी लेवल नहीं आया है क्योंकि अभी तक रैली इतना हो चुका है, स्टॉक ऑल द वे फ्रॉम 37 रुपीज टू 50 रुपीज तक तो ऑलरेडी आ गया है। जब तक प्रीवियस हाई का मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ 51.5, जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता है लॉन्ग नहीं करेंगे, बट 51.5 जैसे ही क्रॉस होता है लॉन्ग जा सकते हैं। 50 रुपीज का स्टॉप लॉस रखे तो स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा आईआरबी पे। सवाल आईएफबी इंडस्ट्रीज, एम्बर एंटरप्राइजेस, इन कंपनियों पर था। आईएफबी इंडस्ट्रीज स्पेसिफिकली अगर इस पे आप कोई राय दे पाए तो। ओके, माय अपॉलॉजीज। तो आईएफबी का जो 2 दिन का मूव आप देख रहे हैं, बेहतरीन मूव आया, अच्छे वॉल्यूम्स पे भी आया है और बोलिंजर बैंड्स पे भी अभी भी ओवरसोल्ड नहीं लग रहा है स्टॉक। तो लॉन्ग का कैंडिडेट अभी भी बनता है। करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं, 1150 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और 1200 तक एक 3% ढाई 3% का टारगेट के लिए अभी भी प्ले कर सकते हैं स्टॉक, क्योंकि अच्छे वॉल्यूम्स के लिए आया है। क्योंकि मोमेंटम अभी भी ऊपर की साइड में है, 2-2.5% आराम से मिलना चाहिए इसमें। ठीक है, ठीक, डन। अब एक काम करते हैं, जरा ऑप्शंस का ट्रेड भी आपको दिलवाते हैं और जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज की अवनी भट्ट हमारे साथ जुड़ी हैं, उनको जरा कनेक्ट करते हैं ऑप्शंस का चैंपियन के लिए। अवनी, कल जब आपने हमको कॉल्स दी थी 12 बजे के शो में, तो मैंने तो आपकी कॉल्स देने से पहले से दर्शकों को कहा था कि आप उन कॉल्स को मिस ना कीजिएगा। अगर आप मिस करेंगे तो आप ही घाटे में रहेंगे, अवनी घाटे में नहीं रहेगी, क्योंकि वो तो कॉल्स दे ही नहीं है, उनके पास तो स्टॉप लॉस टारगेट पूरी कैलकुलेशंस है। और आपकी कल कॉल एक बहुत ज़बरदस्त चली, उसके अंदर आपने मेरे को लिख के भेजा कि शायद एक लॉट से करीब 10 से 12 हज़ार का प्रॉफिट बना है। वो एक बार कॉल वापस से बता दीजिए और प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी बता दीजिए पर लॉट से, जो ऑप्शंस वाली कल आपने मेरे को ट्वीट करके बताया था। जी, कल HCL टेक के कॉल में इंट्राडे में दोनों ही टारगेट आ गए थे। 45 में खरीदारी की थी और 60 और 65 के 2 टारगेट थे, तो दोनों ही टारगेट कल इंट्राडे में ही अचीव हो गए थे। और दूसरा कॉल जो था वो जाइडस लाइफ पे था, उसका अभी सेकंड टारगेट आना बाकी है, बट पहला टारगेट अचीव हो गया था कल के दिन में। तो ये दोनों ही कॉल्स में कल इंट्राडे में अच्छा मुनाफा हो चुका है और आज भी एक अच्छे अब तो रोल ओवर्स के भी फिगर्स आ गए, तो एक अच्छे ट्रेड्स हम निकालने की कोशिश करते हैं अपने दर्शकों के लिए। हमेशा मुनाफे वाले ट्रेड्स हो और टाइम वैल्यू का भी ध्यान रखते हुए उस हिसाब से अभी फरवरी सीरीज में भी हम नए कॉल्स देंगे। तो आज का मेरा पहला कॉल रहेगा कोल इंडिया। तो कोल इंडिया में फ्यूचर्स में लॉन्ग बिल्डअप नजर आ रहा है और रोल ओवर्स भी काफी अच्छे लॉन्ग साइड पे पिकअप हुए हैं और फरवरी के 400 के कॉल में बाइंग दिख रही है और नीचे 380, 390 और 400 के पुट में काफी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो चुका है। तो मेरे हिसाब से अभी फरवरी सीरीज में कोल इंडिया अराउंड 410 से 420 के स्तर तक एक उछाल उसमें नजर आएगा। तो इसमें अभी 388 का भाव चल रहा है। हम एटीएम कॉल 390 की कॉल में खरीदारी करेंगे 17 रुपए के करीब और उसका टारगेट रहेगा 24 रुपए का और स्टॉप लॉस रहेगा 14 रुपए का। तो टारगेट पे अधिकतम मुनाफा जो है वो 14,700 रुपए का होगा और स्टॉप लॉस पे अधिकतम नुकसान जो है वो 6,300 तक है। तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है
और इसमें टाइम वैल्यू जो अभी 3 दिन की छुट्टी है तो वो भी हमें ध्यान में रखना है, बट स्टॉक इतने अच्छे मोमेंटम में है कि इसमें ज्यादा टाइम वैल्यू डिप्रिशिएट नहीं होगा, इसलिए हम वैनिला कॉल्स दे रहे हैं। ऑल्दो 3 दिन की छुट्टी है, शायद आपको इंट्राडे में भी अच्छा मूव मिल जाए इसमें। और आज एक्सपायरी है तो हम निफ्टी में एक ट्रेड लेंगे। या तो आप हीरो जीरो ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं, या निफ्टी में 21,300 की पुट, आज की एक्सपायरी की 21,300 की पुट 25 रुपए में खरीदारी करेंगे, और उसका टारगेट रहेगा 50 का और 70 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 5 रुपए का। आप इसको हीरो जीरो की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं। आपकी पोजीशन साइजिंग उस हिसाब से रखना कि क्योंकि आज ही एक्सपायरी है तो शायद अगर दोपहर तक ये स्टेबल हो जाए मार्केट, या ज्यादा ऊपर ना जाए बट स्टेबल भी रहेगा, तो भी इसका प्रीमियम गलते जाएगा। तो आप पोजीशन साइजिंग उस हिसाब से रखिएगा। मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक डिप आएगा, अच्छा खासा डिप आएगा 21,200 21,250 के करीब सेकेंड हाफ में। तो उस हिसाब से आप पोजीशन साइजिंग रखिएगा। ये दो आज मेरे ऑप्शंस के ट्रेड रहेंगे। मैम बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हर आदमी की ना अपनी अपनी पहचान होती है, और मैं बताऊँ अवनी की पहचान सिर्फ यही है कि आप अवनी का अगर आप कोई ऑप्शंस का ट्रेड वो बोल रही है ना, तो आपको गंभीरता से उसको लेना चाहिए। बहुत बढ़िया ऑप्शंस के ट्रेड देती हैं वो, और आपको कल ही SCL टेक और दूसरा जायडस है। अगर आपको यकीन ना हो रहा ना तो हमारे चैनल YouTube पड़ा है, उस पर जाइए और 12 बजे का शो देखिए। आपको उसके अंदर कल मैम ने 3 कॉल्स दी थी, ऑप्शंस की दी थी, और दोनों के टारगेट हिट हुए हैं। मतलब दोनों के अंदर आपको ठीक ठाक पैसा बना है। अब आज का जो है कोल इंडिया, अब थोड़ी देर पहले ही हम विनीत जी से भी यही बात कर रहे थे, और थोड़ी देर पहले जब पूजा ने क्वेश्चन पूछा कि सरकारी सेगमेंट में से क्या अच्छा लगता है, तब भी उन्होंने कहा कि सरकारी बैंक और माइनिंग वाला हिस्सा उनको ठीक लगता है। कोल इंडिया का ऑप्शन ट्रेड मिल गया, प्लेन वेनिला मिल गया, 17 रुपये में मिल गई कॉल, 24 रुपये का टारगेट मिल गया, और 14 रुपये का स्टॉप लॉस मिल गया। एक और चीज़, जिनको इंडाइसिस में एक्सपेरिमेंट करने की आदत है, या फिर वो आते ही है ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी कि हमको निफ्टी और बैंक निफ्टी का जीरो हीरो वाला कॉल चाहिए, तो 21,300 की पुट है जिसकी कीमत अभी 25 रुपये के आसपास चल रही होगी। नोट कर लें आप। हम एक काम करें, छाप देते हैं। प्रोड्यूसर साहब इसको लिख दीजिए आप, 21,300 की पुट आज वाली 25 जैन, ऊपर लिख देना आज 25 जैन, 25 रुपये में मिलेगी। स्टॉप लॉस उसका लगेगा 5 रुपये का, टारगेट लिखना उसका 570 रुपये। ये लिख दीजिए प्रोड्यूसर साहब। लक्तम और वक्तम दोनों होना चाहिए, काम पक्का होना चाहिए, और उसके बाद उम्मीद करते हैं कि अच्छा बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। तो 2 ऑप्शंस के ट्रेड हमने आपके सामने रख दिए। डन। एक चीज़ हम आपको और बता दें, आज IFCI पे सर्किट की जो लिमिट है वो 20% से 10% की हुई है, तो इसलिए 10% पे वो लॉक हो गया फिर से। तो 2 दिन बैक टू बैक इस पर सर्किट लगा, 1 दिन का गैप था, या इस दिन देखा जाए तो 4 दिन में 3 दिन इसने सर्किट लगाया और करीब 60% से ज़्यादा का रिटर्न आपको दे दिया। एक और शेयर भी है, मैं राहुल से ज़रा पता करूंगा उस शेयर के बारे में। राहुल थोड़ा पक्का अच्छे से देखते हो शेयर को, और राहुल से बातचीत नहीं हो पाएगी अभी। एक काम करते फिर ज़रा जय पटेल से पता करते हैं। जय, आप एक ज़रा शेयर देखिए इसी कैटेगरी में। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले येस बैंक भी नोटिस कराया था, एक सुबेक्स नाम की कंपनी है, मैं कई बार नोटिस करा चुका हूँ। कई लोग मेरे को ट्रोल भी कर सके होंगे कि बार बार एक ही शेयर क्यों। एक शेयर इसलिए क्योंकि अभी वो उसी प्राइस पे खड़ा हुआ है सर। ये 37 से 38 रुपये, हमने हालांकि 34 पे बताया हुआ है, 37 से 38 रुपये में मैं 2024 के नाम पे शेयर लेना चाहता हूँ। सर मैं गलत कर रहा हूँ या मैं ठीक कर रहा हूँ? मैं पूरा साल रखूंगा सर, मैं जैन में ले रहा हूँ, मैं दिसंबर में काटूंगा। मेरा अपना टारगेट 70 रुपये का है। आप मेरे को बताइए सर मैं सही कर रहा हूँ? अगर कर रहा हूँ तो फिर हाँ बताइए, अगर नहीं कर रहा तो आप मेरे को रोक दीजिए, और आप पूरी फ्रीडम है सर आपके पास रोकने की। सुबेक्स डीपीजी में डेफिनेटली थोड़ा लंबा होराइजन आपने जैसे बताया उसी हिसाब से मैं देखूंगा, बिकॉज मंथली चार्ट पर ये स्टॉक काफी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि कंटिन्यूसली ये स्टॉक ने हम देखे तो 100 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके मंथली चार्ट पर दिखा रहा है। तो बहुत सारे महीनों से ये एक ही रेंज में चल रहा है। तो थोड़ा मेरा व्यू रहेगा 48 तक में भी आ सकता है ये स्टॉक, बिकॉज वहां पर 200 डे की मूविंग एवरेज का मिलाप हो रहा है। तो 48 के टारगेट के लिए डेफिनेटली ये स्टॉक को ले सकते हैं, बट थोड़ा होराइजन मुझे लग रहा है साल से 1.5 साल के बीच में होना चाहिए। ये 1-2 दिन में ज्यादा नहीं चलेगा, वैसा वाला स्टॉक नहीं है। मंथली चार्ट पर हम देखें तो वॉल्यूम काफी पिछले 2 महीनों में काफी वॉल्यूम आया है ये स्टॉक में, मोर देन एवरेज 2009 से लेके अभी तक का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है पिछले 2 महीनों में। तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि 2024 के इवन 2025 के पहले क्वार्टर तक ये स्टॉक में अच्छा मोमेंटम आ सकता है, और 48 के लेवल्स तक ये स्टॉक जा सकता है।
ये है सलाह सुबेक्स पर। आनंद राठी वेल्थ जय, एक बार इस स्टॉक को देखिए, काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है स्टॉक में। आज ये स्टॉक भी अपने ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है और अच्छी बाइंग नज़र आई पिछले कुछ मिनटों में। 3% ऊपर ये स्टॉक है और एक महीने का अगर चार्ट भी देखेंगे तो धीरे धीरे करके 450 अंक ये स्टॉक चल चुका है आनंद राठी वेल्थ का। लगातार एक तेज़ी बनी हुई है इस शेयर में। क्या व्यू बन रहा है आपका यहाँ पर? तो पूजा जी, पिछले 2 वीक से हम देखें तो फाइनेंशियल सर्विस, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी या स्टॉक ब्रोकर्स की जो कंपनीज का रिजल्ट्स आ रहे हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल था, मोनाक नेटवर्क था, जेएम फाइनेंशियल था, आनंद राठी, तो सबके रिजल्ट्स काफी मोमेंटम वाले अच्छे आए और ऑल टाइम हाई के वहां पर अभी मुझे लग रहा है सब चल रहा है। सो आनंद राठी डेफिनेटली काफी अच्छा प्लेयर है वेल्थ मैनेजमेंट के साइड, और मुझे लग रहा है ये यहाँ पर आरएसआई भी काफी मॉडरेट जोन से अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। सो डेली एंड वीकली चार्ट पर मुझे और अपॉर्चुनिटी दिख रही है ये स्टॉक में बढ़ने की, बट हालांकि ऑल टाइम हाई पर है और जो अक्यूमुलेशन जोन था वीकली चार्ट पर हम कंटिन्यूसली ब्रेकआउट होते हुए दिख रहे हैं। तो आई वुड सजेस्ट ये स्टॉक को थोड़ा हम 6 महीने के तौर पर देखें तो बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। मुझे लग रहा है 3500-3600 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रखना पड़ेगा बिकॉज ऑफ मार्केट वॉलेटिलिटी। मुझे लगा है 2800 के स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक को हम ट्रेड ले सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन जिसके पास है तो डेफिनेटली ये फाइनेंशियल इंडस्ट्री वाले जो स्टॉक्स है वहां पर 2 साल का नजरिया रख के अगर चले तो बहुत अच्छे रिटर्न ये स्टॉक्स में कमा सकते हैं। एक बार फिर से हम हाईलाइट करेंगे सरकारी बैंकों को, और इंडियन बैंक पर हमने थोड़ी देर पहले बात भी की थी। 7% ऊपर अभी आ चुका है। कैनरा बैंक 3% ऊपर है। आईओबी, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया सभी अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं आज। जय, कोई ट्रेड कहीं पे लेने की सलाह देंगे सरकारी बैंकों में? तो सरकारी बैंकों में तो काफी अपॉर्चुनिटी है। पहले मैं जाऊंगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। वहां पर अभी जो जिस दिन गिरावट हमने नोटिस किया था 23 जनवरी को, उसके लेवल से अभी हाफ आ चुका है और मुझे लग रहा है अभी भी थोड़ी स्पेस बाकी है। तो ₹2.5 के टारगेट के लिए अराउंड 57.10 के टारगेट के लिए स्टॉक को ट्रेड ले सकते हैं। ₹2.5 का अपसाइड डेफिनेटली यहाँ से दिख रहा है ऑन वेरी शॉर्ट टर्म। थोड़ा लंबा नजरिया हो तो डेफिनेटली ये स्टॉक 70 के अब जा सकता है। मुझे लग रहा है कि 1 साल के अंदर ये स्टॉक काफी अच्छा मोमेंटम दिखाएगा। महाराष्ट्र बैंक, वहां से भी काफी अभी मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है। महाबैंक का नाम से हम जानते हैं ये स्टॉक को। मोर देन 54 का लेवल आया, राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ये स्टॉक ने फिनिशिंग दिया, वॉल्यूम मोर देन एवरेज है। सो यहाँ से मुझे डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। डेली चार्ट एंड वीकली चार्ट पर भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 61 के टारगेट के लिए ये स्टॉक को ले सकते हैं, बट यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा 4-5 महीने का नजरिया होना चाहिए। मार्केट वोलेटाइल है, इसलिए मैं 1-2 दिन की बात अभी नहीं कर रहा। 4-5 महीने के लिए ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज स्टॉक्स वाले रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो काफी मोमेंटम और रिटर्न अच्छा ये स्टॉक्स आपको देंगे पोर्टफोलियो। एक शेयर मैं आपसे पता करना चाहता हूँ एक्चुअली ना, वो उसमें इन्वेस्टर्स का भी कन्फ्यूजन है, उसमें ट्रेडर्स का भी कन्फ्यूजन है, और मैं ना आपको पूरा सीरीज ही दिखाता हूँ। आप मेरे को एक बार IEX का चार्ट दिखा सकते हैं पूरे मंथ का, जो उसका मंथ का स्टार्टिंग समय था, यानी कि दिसंबर से जब आप जैन में आए, जैन के भी मिड तक गए आप, तो वो बुरा नहीं था। मैं बोलूँगा कि करीब 10 जैन तक तो बिल्कुल ही बुरा नहीं था, 10 से 12 जैन तक। लेकिन उसके बाद ये ख़राब हुआ है। आप देख पा रहे हैं, देखिए 9 जैन बीच में लिखा होगा, 26 दिसंबर से फिर 9 जैन, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद फिर से एक खबर आई और हमने एक इंटरव्यू चलाया जिसमें खुद पावर मिनिस्टर ने कहा कि कपलिंग की तैयारी हो रही है। उसके बाद शेयर टूटता रहा और मंथ के लो पर है। कहने का इसने एक मंथ में नेगेटिव रिटर्न दिया करीब 12% का। IEX 136 से ही चला था और 136 पे ही वापस आ गया। तो इसकी पूरी जर्नी ऐसे ही रही है। जय पटेल, मेरे को आपसे ये पता करना है, क्योंकि ये शेयर डेरिवेटिव्स में भी है कि IEX को रोल करना है या फिर सभी सौदों को यहीं कटान कर दें, अगली सीरीज में नए तरीके से सोचे। हो सकता है गवर्नमेंट डिले कर दे, हो सकता है गवर्नमेंट ना सोचे, हो सकता है गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिव सोचे, तो फिर सब कुछ हो सकता है। तो सौदों में कैरी करके जाना, पैसा फंसाना होगा। क्या बोलते हो आप सर? तो डिम्पी जी, यहाँ मेरा थोड़ा कॉन्ट्रेरियन व्यू होगा बिकॉज ये न्यूज पिछले थोड़े महीनों में 2023 में 3 बार आ चुका है और ऐसे ही गिरावट हमने 3-4 बार नोटिस किया है। पावर मिनिस्ट्री से ये बयान आता है मार्केट कपलिंग का, और पर्टिकुलरली यहाँ पर मुझे लग रहा है अराउंड मार्च के महीने में 2023 पर आया था, जून मई के महीने में वापस से आया था और वापस से जो जनवरी में हमने देखा।
सो डेफिनेटली थोड़ा मुझे लग रहा है यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी काफी दिख रही है, बिकॉज 200 दिन के मूविंग एवरेज के अभी एकदम निकट है, वहां पर सपोर्ट लेके अभी स्टॉक चल रहा है, और इतनी अच्छी गिरावट और स्टॉक तो मार्केट लीडर रही, सिर्फ एक अनाउंसमेंट के कारण आई डोंट थिंक यहाँ पर कुछ बड़ा इम्पैक्ट होगा, मार्केट लीडर है तो हालांकि 1-2% का अप डाउन हो सकता है, बट आई डोंट थिंक ये स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट है, थोड़ा ओवर वैल्यूड है ऑन अ फंडामेंटल पर्सपेक्टिव, आरएसआई थोड़ा नेगेटिव साइड पर है, तो बट मेरा व्यू थोड़ा कॉन्ट्रेरियन रहेगा, बिकॉज 12-13% गिर चुका है, और पिछले 2 टाइम का हम हिस्ट्री देखे तो वहां से 1 महीने के अंदर रिकवर ऑलरेडी हो चुका था, तो ये स्टॉक में डेफिनेटली यहाँ से मैं बाय करना चाहूंगा, रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है ऑन अ बायर बाइंग साइड, और काफी टाइम से ये स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड पर चल रहा है, तो ये लेवल से अपसाइड मोमेंटम बाउंस बैक के लिए मैं हालांकि ये स्टॉक को लेना चाहूंगा, तो व्यू थोड़ा कॉन्ट्रेरियन रहेगा, बाय डेफिनेटली करूंगा, और स्टॉप लॉस के तौर पर अराउंड 122 का इवन थोड़ा लंबा होराइजन है तो 120 का रख के स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक में डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते मौका है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, 120 का स्टॉप लॉस लगाइए और इन स्तरों पर आप खरीदारी कर सकते हैं इस शेयर में। जय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए, और काफ़ी सारी अच्छे स्टॉक्स आपने सजेस्ट किए, रणनीति सुझाई है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।